ठीक है ना, मैं उसको डिस्कस कर दूंगा, बिल्कुल चिंता मत करो, मुझे याद है। ठीक है ना, तो लेट अस स्टार्ट। अपन को ना एस ब्लॉक डिस्कस कर लेना चाहिए। एस ब्लॉक में मतलब जो अपन को पढ़ना है ना, एस ब्लॉक अपन कर देते हैं। हाँ, इस आप एडवांस की शीट स्टार्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना आपको पढ़ाया ना उससे एडवांस वगैरह सब होगा सॉल्व। अब वो तो एक्स्ट्रा है ना, टाइट्रेशन की मैं आपको पूरा कंपाइल करके फिर से पढ़ाऊं आयनिक, वो है टाइट्रेशन कि आपको वापस मैंने जितना पढ़ाया ना आपको, वो सारा कंपाइल हो जाता है टाइट्रेशन में। तो वो है, तो वो तो आप एडवांस की शीट सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी क्वेश्चन में नहीं रुकने वाले, जितना पढ़ाया उससे सारा आयनिक सॉल्व होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो व्हाट वी हैव टू डू इज, रिकॉर्डिंग का परमिशन दे दिया मैंने, कोई रिकॉर्ड कर रहा है। अब क्या मतलब जो पढ़ रहे थे लास्ट टाइम उसको करते हैं। अच्छा, मतलब दो लोग रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रही है बात कि दो लोग रिकॉर्डिंग क्यों करते हो तुम लोग। एक ही कोई करो ना, क्या वो देखने नहीं मिलता क्या अपन को, या वो अच्छा रिकॉर्ड नहीं करता, पता नहीं। करो, मुझे क्या है, सारे ही कर लो। डाउट ग्रुप पे डालो बिल्कुल, मतलब मैं सॉल्व करता तो हूँ। किसी के डाउट थे, उसने कहा सर प्लीज, कोई डाउट सॉल्व नहीं कर रहा था, उसने कहा सर आप करो, मैंने किया। ठीक है ना, लेकिन वो नहीं करना जल्दबाजी, नहीं नहीं हमारा डाउट करो ये वो ऐसे जल्दी से। तो शुरू करते हैं अपन को डिस्कस करना है, अपन एस ब्लॉक डिस्कस कर रहे थे, तो एस ब्लॉक को कंटिन्यू करते हैं। और लास्ट टाइम अपन एस ब्लॉक में बोरॉन में ना, बोरॉन का प्रिपरेशन वाला पार्ट चल रहा था अपना। नहीं, अपन कंपाउंड्स पढ़ रहे थे, दैट इज अपन ने बोरेक्स डिस्कस किया था, है ना। तो डिस्कस करते हैं अपन। सेंटर पे डाउट्स नेक्स्ट वीक से शुरू हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट वीक से अपन सेंटर पे डाउट्स डिस्कस करेंगे। तो बोरेक्स वाले पार्ट में मैंने आपको बोरेक्स बीट टेस्ट बताया था, अपन बोरेक्स बीट टेस्ट से आगे अब शुरू कर लेते हैं, राइट ना। और आगे बोरेक्स बीट टेस्ट से आगे तो अपन डिस्कस करते हैं। अब मैं चाहता हूं ना पहले एस ब्लॉक अपना खत्म ही हो जाए, और एस ब्लॉक खत्म करने के बाद फिर अपन, अच्छा कल कल तुम्हारा क्लास है क्या 4:15 से पहले? कल तुम्हारा क्लास है क्या 4:15 से पहले? नहीं। स्कूल में कब तक मतलब आपके स्कूल कब तक रहेंगे कल, मतलब 3 तक? 3 तक स्कूल है कल, हॉलीडे है, और लेकिन कुछ लोगों का कल स्कूल है टिल 3। ठीक है, तो अपन 3 बजे शुरू कर सकते हैं क्या? सर सर 2:30 को IOQ का एग्जाम है। 2:30 को? 2:30 को सर IOQ का एग्जाम। अच्छा, कल एग्जाम है, कब तक है? 5:45 तक सर। इसका मतलब है कल तुम लोग क्लास में नहीं आने वाले फिर? ठीक है, तो कल की क्लास फिर कैंसिल समझो। ठीक है, फिर मैं AC1 वालों की क्लास लगा लूंगा, AC2 वालों की क्लास लगा लूंगा। AC2 वालों का केमिकल इक्विलिब्रियम चल रहा था ना, लास्ट वाला पार्ट बचा हुआ था, वो मैं कर दूंगा। यस। हाँ, ठीक है ना, तो कल मैं अपन ना टाइम डिसाइड करके थोड़ा सा बड़ा क्लास रख लेंगे अपन, है। मैं मॉर्निंग का सोच रहा था, अपन इवनिंग में भी कर सकते हैं, मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, ऐसे कुछ कर लेंगे। सर मॉर्निंग में कॉलेज होता है। मॉर्निंग में मैं कितने बजे, 9 o'clock होता है कॉलेज? मतलब 11 o'clock से होता है सर। हाँ, तो फिर मैं तो मॉर्निंग में 7:30 से सोच रहा था, 7 to 9, हाँ वही अपना 7:30 से 9:30 ऐसे कुछ, है ना। तो चलो, मैं आपको बताऊंगा क्लास के बाद, बताऊंगा कब लगाना है सुबह, है। अगर सुबह अपन क्लास लगाएंगे, क्योंकि अपना मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम चल रहा था ना, तो उसको कंटिन्यू करेंगे अपन, तो मैं बता दूंगा कितने बजे, है। नहीं, वो ओके उसके सर। लिए नहीं है, ये AC2 वालों की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी सारे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो चलो अभी शुरू करते हैं। और तो अपन लास्ट टाइम मैंने आपको टेस्ट ऑफ बोरेटाइन लिखा था,
तो अभी अपन क्या करते हैं, बोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड, दूसरा कंपाउंड पढ़ना था अपन को, ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड का मतलब हो गया कि भाई जो नॉर्मल एसिड होते हैं ना, उन्हीं को आप ऑर्थो लगाते हो, मतलब H3BO3 को ही बोल रहे हो ऑर्थोबोरिक एसिड। अगर हमें ऑर्थोबोरिक एसिड बनाना है तो हम कोलेमेनाइट मिनरल से बनाएंगे उसको। तो अपन को पता है कि भाई एक तो अपन इसके प्रिपरेशन के लिए क्या करेंगे, कोलेमेनाइट मिनरल ले लेंगे। सो पहले अपन कोलेमेनाइट मिनरल लिखते हैं, दैट इज Ca2B6O11, दैट इज कोलेमेनाइट मिनरल। अपन ने लास्ट टाइम लिखा था इसको, इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड कोलेमेनाइट मिनरल। इसको अपन क्या करेंगे ना, Na2CO3 के साथ बॉयल करेंगे। इसको बॉयल करेंगे तो व्हाट विल गेट द बोरेक्स, दैट इज Na2B4O7 प्लस ये जो कार्बोनेट होगा, ये जो कैल्शियम होगा ना, वो कैल्शियम कार्बोनेट जैसे CaCO3 जैसे प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो मुझे ये ट्वाइस चाहिए क्योंकि दो कैल्शियम को प्रेसिपिटेट करना है अपन को, ठीक है ना। H3B4O7 और विल गेट दैट कि भाई इसमें अपन के पास कोलैबोरेट, ये तो अपन ने प्रेसिपिटेट करवा दिया, और Na2B4O6 अपन ने बना लिया, और बाकी जो बनेगा वो सोडियम मेटाबोरेट होगा। तो NaBO2 बचा बस, तो ये बना दिया मैंने, ये सोडियम मेटाबोरेट है, ये बोरेक्स है, और ये प्रेसिपिटेट बनाएगा। अब अपन क्या करेंगे, बोरेक्स जो होता है तुम्हें याद होगा, आयनिक इक्विलिब्रियम में अपन ने बोरेक्स को बफर सोल्यूशन लिखा था Na2B4O7। इसको अपन वाटर में डिसॉल्व करेंगे। जब इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे ना, तो ये ट्वाइस ऑफ NaOH देता है अपन को, और 4 मोल्स ऑफ H3BO3 देता है। क्या देगा, 4 मोल्स ऑफ H3BO3 देगा अपन को। तो विल गेट दैट, क्योंकि इधर 2 हो गए और इधर अपने पास टोटल 14 हो गए, तो विल राइट लाइक दिस। अब अगर आप चेक करेंगे ना, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक एसिड है। इसके 2 मोल है, इसके 4 मोल है, तो इसके आधे मोल्स न्यूट्रलाइज हो जाएंगे इससे, तो वो तो सोडियम मेटाबोरेट बन जाएगा। लेकिन अपन पहले इनिशियली क्या कर सकते हैं, विल अगर इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो विल गेट द बोरेक्स, H3BO3 बनेगा। और ये जो सोल्यूशन है ना, ये सोल्यूशन विल एक्ट एज अ बफर सोल्यूशन, क्योंकि वीक एसिड के ज्यादा मोल्स हैं और स्ट्रॉन्ग बेस के कम मोल्स हैं, सो उसमें वीक एसिड बचेगा। तो वी कैन राइट दैट, अगर सपोज इसमें तो हम ऐसे हाइड्रोलाइज करके निकाल सकते हैं, या फिर अपन क्या कर सकते हैं कि भाई Na3BO3 है ना, Na2B4O7 है, तो वाटर से तो ये NaOH एसिड बेस बन रहे हैं, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो अपन क्या करेंगे ना, इसको HCl से रिएक्ट करवा देंगे, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl। तो HCl में क्या होगा, ये ना NaCl बना लेगा और H3BO3 बना लेगा। अब तो बनेगा, सो NaCl प्लस H3BO3 बनेगा, तो विल राइट लाइक दिस, बैलेंस कर देंगे भाई, ट्वाइस ऑफ Na तो ये ट्वाइस, इसको ट्वाइस चाहिए। अब अपन कितने बोरॉन थे, 4, बैलेंस कर दो आप, तो यहां पर आपको पता चल जाएगा आपको क्या करना है। तो इसमें तो आपको डायरेक्टली H3BO3 मिल गया, सो ये ज्यादा अच्छा मेथड होगा हमारे लिए। फिर अपन ऐसे भी कर सकते हैं, कोलेमेनाइट मिनरल डायरेक्टली लेके Ca2B4O7, मतलब आप मिनरल डायरेक्टली ले लो, वो B6O11 है। ये कोलेमेनाइट मिनरल लेके अपन क्या करेंगे, इसको Sa2 से रिएक्ट करवाएंगे। अब मैं ना कैल्शियम बाइसल्फेट का प्रेसिपिटेट बनाने वाला हूं, सो एक्वस SO2, तो ये बनाएगा मेरे पास कैल्शियम बाइसल्फेट का PPT बनेगा भाई, कैल्शियम बाइसल्फेट का PPT बनाएंगे SO3 से। सो कैल्शियम बाइसल्फेट का PPT प्लस H3BO3, कितने बोरॉन थे उधर, 6, मतलब मुझे ये 6 चाहिए। कितने कैल्शियम थे, कैल्शियम हो गए, कितने सल्फर हो गए इधर 4, तो 4 ये ले लेंगे। बाकी बचे हुए हाइड्रोजन काउंट करके अपन इधर वाटर को बैलेंस कर देंगे, तो हाइड्रोजन मेरे पास 2, 4 और मतलब 11 हो गया, मेरे पास तो बैलेंस हो गया। तो दिस इज हाउ वी कैन प्रिपेयर द H3BO3, दैट इज बोरिक एसिड, तो ऑर्थोबोरिक एसिड जिसे कहते हैं अपन, ठीक है ना। तो अपन ये तो प्रिपरेशन हो गया। अब इसके प्रॉपर्टीज में ऑलमोस्ट सारे प्रॉपर्टीज अपन लिख चुके हैं ऑलरेडी, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड ना। एक, दिस इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में जल्दी सॉल्युबल नहीं होता बिकॉज लुईस एसिड है ना इन वाटर। So white crystalline solid sparingly soluble in water, but highly soluble in hot water. But highly soluble in hot water. लिखो भाई जरा,
but highly soluble in hot water. Soluble in hot water. दूसरा we can write that is, we can say that it is a weak monobasic acid, which behave as strong acid in cis-diol. cis-diol. ये इस टाइप के काफी प्रॉपर्टीज अपन ने लिखे हुए हैं, ऑलरेडी लिखे हुए हैं पहले. कुछ ऐसा नया होगा तो अपन लिखेंगे, नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर वगैरह ना, इट एग्जिस्ट इन hexagonal structure. Hexagonal structure with boron and oxygen as sp2 hybridized. Uses लिख लेते हैं अपन. भाई बोरिक एसिड अपन को पता है, जो कैरम पाउडर होता है ना, कैरम में खेलने वाला जो पाउडर होता है, उसी को कहते हैं अपन बोरिक एसिड. वो प्योर बोरिक एसिड होता है कैरम पाउडर. ठीक है ना. तो उसका सबसे ज्यादा यूज तो होता है कि अपन ना फूड को स्टोर करने में ना, बिकॉज इट इज एंटी, राइट ना, बैक्टीरियल, तो उसमें फूड प्रिजर्वेटिव जैसे यूज करते हैं अपन इसको. सो इट एक्ट एज अ फूड प्रिजर्वेटिव, यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव. जो विलेजेस में मतलब व्हीट और राइस को स्टोर करते हैं ना, तो उसमें वो बोरिक एसिड डाल देते हैं. दैट इज अ बफर सोल्यूशन ना, क्योंकि अगर बफर सोल्यूशन होगा तो ऑब्वियस सी बात है, उसका पीएच चेंज नहीं होगा. पीएच चेंज नहीं होगा तो फूड खराब नहीं होगा. फिर ये ना बोरिक एसिड जो होता है ना, ये पाउडर बहुत ज्यादा स्मूथ होता है. पाउडर, टेल्कम पाउडर तो बहुत ज्यादा रफ होता है, ये उससे भी बहुत ज्यादा स्मूथ होता है. तो जितने भी आई ड्रॉप्स होते हैं उन सब में ये बेस के जैसे ऐड किया जाता है. उन लिक्विड में ना थोड़ा सा थिक बनाने के लिए अपन बोरिक लोशन, बोरिक एसिड डालते हैं उसमें. सो एज माइल्ड, राइट ना, दैट विल बी माइल्ड एंटीसेप्टिक. इन आई लोशंस, तो इसको अपन ना आई लोशन में यूज करते हैं. वो इतना ज्यादा स्मूथ होता है तो उसको अपन बोरिक लोशन भी बोलते हैं. मतलब कमर्शियली भी अपन उसे बोरिक लोशन बोल देते हैं डायरेक्टली. दैट इज अ बोरिक लोशन. फिर अपन लिख सकते हैं दैट इज, तो ये तो था बोरिक एसिड के बारे में. नाउ वी कैन राइट दैट, अब अपन पढ़ लेते हैं डाइबोरिन्स. बिल्कुल, सिस-डायोल इज ऑर्गेनिक कंपाउंड. मैंने लास्ट टाइम आपको बताया भी था, उसके बारे में थोड़ा स्ट्रक्चर बना के भी दिखाया था लास्ट टाइम. अब अपन बात करेंगे बोरिन्स की. द थर्ड कंपाउंड दैट इज बोरिन्स. वैसे तो अपन मेनली डाइबोरिन ही पढ़ते हैं, बट बोरिन्स आर बोरॉन हाइड्रेट्स. दो टाइप के एग्जिस्ट करते हैं generally two type of borins exist. दो टाइप के बोरॉन एग्जिस्ट करते हैं. एक तो होता है BnHn+4 और दूसरा होता है BnHn+6. दो टाइप के बोरॉन होते हैं. एक होता है जिसमें n का वैल्यू 2, 5, 6, 8 और 10 हो सकता है. इवन 9 भी होगा. ये होता है. और दूसरा इसमें भी मतलब अपन भाई बोल सकते हैं कि भाई इसमें भी n का वैल्यू जो होता है वो 7 के अलावा बाकी 2, 5, 6, 8, 9, 10 इसमें भी हो सकता है. 6 वाले मोस्ट कॉमन आर दीज.
इसमें बहुत ज्यादा कॉमन ये अपन को बोलते हैं, और इसमें बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं ये वाले। इसमें 9 भी काफी कॉमन होता है, तो ये बहुत ज्यादा कॉमन होता है। उसमें 9 ज्यादा कॉमन नहीं होता है, 8 9। इसमें 8 ज्यादा कॉमन नहीं होता, 9 10 कॉमन होता है। हम क्या करते हैं, सिंपलेस्ट बोरेन पढ़ते हैं, डाइबोरेन। तो डाइबोरेन इज जिसमें n का वैल्यू 2 होगा, तो B2H6 पड़ता है ये वाला, दैट्स अ डाइबोरेन, है ना। दैट इज द सिंपलेस्ट बोरॉन हाइड्राइड, उसको अपन डाइबोरेन बोलते हैं, सिंपलेस्ट बोरॉन हाइड्राइड। अब इसमें अपन को, मेरे ख्याल से मुझे इसमें कुछ ज्यादा बताना नहीं है, और जरूरत भी नहीं बताने की, क्योंकि अपन को सारा कुछ अपने पढ़ रखा है। मैं कुछ कुछ पार्ट इसमें लिखूंगा, बाकी आपको अच्छे से पता है ऑलरेडी। बोरॉन द स्ट्रक्चर्स लाइक दिस, थोड़ा सा बनाऊंगा मैं बस। इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, द स्ट्रक्चर्स लाइक दिस। इसमें अपने पास दो टाइप के बॉन्डिंग होंगे, एक ये θ1 है, एक ये θ2 है। दो टाइप के बॉन्ड लेंथ भी होंगे, एक ये है ए है, एक बी है। अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें तो अपन को पता है θ1 इज लेस देन θ2, और बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे तो जहां बॉन्ड एंगल छोटा होगा वहां बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। तो बी वाला बॉन्ड लेंथ ज्यादा है ए से, ए वाला बॉन्ड लेंथ ज्यादा है बी से, ये अपन को पता है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है जो अपन ने पहले भी पढ़ा हुआ है, इट इज अ लुईस एसिड एंड बोथ बोरॉन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि उससे 4 बॉन्ड बने हुए हैं। थर्ड पॉइंट में अपन लिखेंगे देयर इज 2 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, 3 center 2 electron bond, and we can write that 4 2 center 2 electron bond. ये सारा पार्ट अपन ने डिस्कस किया था। अब बॉन्डिंग के लिए अपन ऐसा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, 97 होता है, 122 होता है, उस टाइप का मतलब ऐसे कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। हमें बस पता होना चाहिए कि बॉन्डिंग कितने होते हैं, कौन सा बॉन्डिंग कहां बड़ा होगा, तो अपन को पता है। ये तो अच्छा ओवरलैपिंग नहीं होगा ना, 3 एटम को आप 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड करोगे तो ओवरलैपिंग अच्छा नहीं होगा, और ओवरलैपिंग अच्छा नहीं होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है मतलब बॉन्ड लेंथ ज्यादा रहा होगा। सो बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल छोटा है, वो अपन को पता है। सो डाइबोरेन में इससे ज्यादा अपन को जरूरत नहीं पड़ेगी, इट इज लुईस एसिड, मतलब जो मैक्सिमम अपन को चाहिए वो अपन ये इसका एक्सप्लेनेशन अपन को पता होना चाहिए, वो मैंने आपको फिर से लिख दिया। इसके प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि डाइबोरेन विल बी इंपॉर्टेंट कंपाउंड फॉर अस इन दिस चैप्टर। तो जब अपन डाइबोरेन की प्रिपरेशन की बात करेंगे ना, तो B2H6 बनाना है अपन को। तो आप क्या करो, मतलब मैं इसको जैसे लिख लेता हूँ, कुछ रिएक्शंस लिख लेता हूँ, सेपरेटली भी अपन कुछ रिएक्शन लिख सकते हैं। पहले अपन मतलब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिख देते हैं। अगर मेरे पास BF3 है, अगर मेरे पास BF3 है और मैं इसको किसी भी ऐसे कंपाउंड से रिएक्ट करूं जो मुझे हाइड्राइड H नेगेटिव देता हो, चाहे वो मेटल हाइड्राइड ही क्यों ना, मैं किसी भी ऐसे कंपाउंड से रिएक्ट करूं, बस मुझे पता होना चाहिए वो कंपाउंड हाइड्राइड देता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। उसके नाम में ही हाइड्राइड आ रहा है, ये सोडियम हाइड्राइड है, मतलब वो कंपाउंड हाइड्रोजन देना चाहिए, H नेगेटिव देना चाहिए। सो अगर कोई कंपाउंड H नेगेटिव देता है मुझे,
मैं इसको हीट करूंगा, ये तो खुद ही काफी रिएक्टिव है, ऑन हीटिंग वी कैन राइट दैट। तो इसमें मुझे B2H6 बनाऊंगा, इसको मैं B2H6 बनाऊंगा, राइट। तो मैं इसको B2H6 बनाऊंगा। अगर मैं BF3 को किसी भी ऐसे कंपाउंड के साथ जो H नेगेटिव देता हो तो वो B2H6 बनाएगा। ये भी H नेगेटिव देता है, ये भी H नेगेटिव देता है, ये बात अपन को हमेशा पता हो। So we'll write that aluminium fluoride and we'll write that lithium fluoride. तो we can say that कि अपन कैसे बता सकते हैं द स्ट्रक्चर। तो लिथियम फ्लोराइड एंड एल्यूमिनियम फ्लोराइड अपन बता सकते हैं भाई, बैलेंस कर लेंगे। कितने हाइड्रोजन चाहिए थे अपन को? 6, यहाँ पर अपने पास 4 है, तो वी कैन राइट लाइक दिस। तो ठीक है, इसको थ्राइस कर लेता हूँ, इसको भी थ्राइस कर लेता हूँ, विल गेट द बैलेंस रिएक्शन। इसको अपन ने ट्वाइस कर लिया, वी गेट दैट। तो इसको ट्वाइस का मुझे थोड़ा और, क्योंकि फ्लोराइड फिर बैलेंस नहीं होंगे ना, तो मुझे कितना चाहिए? B2H6, ये 9 हो गया और 3 12 हो गया, तो मुझे 4 चाहिए। ठीक है, बैलेंस हो जाएगा, बस इसको 2 करना तो हो गया। तो अपन को एक बात पता चल गया कि आप BF3 को किसी भी ऐसे कंपाउंड से रिएक्ट करवा दो जो H नेगेटिव देता हो तो B2H6 बनाऊंगा। अब एक कंपाउंड है जिसमें पहले से ही बोरॉन है, ये H नेगेटिव भी देता है और बोरॉन भी इसमें पहले से है। दिस इज कॉल्ड सोडियम बोरॉन हाइड्राइड, दिस इज कॉल्ड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये अपन ने उधर भी लिखा हुआ है एल्कली मेटल में कि ये लिथियम और सोडियम कंपाउंड बनाते हैं। ये सोडियम बोरॉन हाइड्राइड है। अगर सोडियम बोरॉन हाइड्राइड, इसमें तो पहले से ही बोरॉन है, तब इसमें अपन को H नेगेटिव भी मिल रहा है और हाइड्रोजन भी है, H नेगेटिव भी है और बोरॉन भी है, पहले से प्रेजेंट है। तो अपन क्या करेंगे, इसको सिर्फ हमें I2 के साथ हीट करना है। विल गेट B2H6 plus NaI plus we'll write that twice of NaI B2H6 and we get the hydrogen. तो we'll get B2H6 like this also. ये जो मेथड है आपका, क्योंकि सोडियम बोरॉन हाइड्राइड इजीली मिल जाता है अपन को लैब में, सो दिस इज अ लैब मेथड। और ये अपना क्योंकि सोडियम हाइड्राइड आराम से मिलेगा, BF3 मिलेगा, तो दिस विल बी कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल मेथड, दिस विल बी इंडस्ट्रियल। सो ये अपने मेथड्स हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ B2H6। इसमें बोरॉन था इसलिए अपन ने I2 से रिएक्ट करवाया, वरना BF3 के साथ कोई भी कंपाउंड ले लूंगा जो H नेगेटिव देता होगा, उस समय B2H6 बना लूंगा। अब हम इसके प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं कि भाई व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ B2H6। B2H6 इज राइट ना लुईस एसिड, ये अपन को पहले से पता है कि वो लुईस एसिड होता है, और एयर के साथ इसका रिएक्शन बहुत फास्ट होता है और रिएक्ट्स एक्सप्लोसिवली विथ एयर। एयर का रिएक्शन, एयर के साथ इसका रिएक्शन, तो अपन इसको एयर में नहीं रख सकते। व्हाई इट इज सो? बिकॉज B2H6 जब एयर से रिएक्ट करेगा, O2 से रिएक्ट करेगा, तो ये B2O3 बनाएगा, और B2O3 बनाएगा प्लस H2O बनाएगा। लो भाई H2O बना देते हैं अपन, सो अपन को 3O2 चाहिए। सो विल राइट दैट दिस इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें ना ऑलमोस्ट 2000 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी लिबरेट होता है, 2000 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी पर, ये बहुत ज्यादा होता है, मतलब इट रिएक्ट्स एक्सप्लोसिवली इन एयर। तो अपन इसे हवा में नहीं रख सकते बिकॉज ये एयर से बहुत ज्यादा, इट इज हम उसे एक्सप्लोसिव जैसे यूज कर सकते हैं। लुईस एसिड है, बताने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा इजीली रिएक्ट कर जाता है, ये अपन को पता है। और B2H6 का अगर अपन हाइड्रोलिसिस लिखेंगे, वी कैन राइट द हाइड्रोलिसिस, ऊपर लिख देता हूं। अब किसी को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो अपन को पता है, आप उसका मतलब वाटर के साथ रिएक्ट करने से आप ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ी चेंज कर सकते हैं। सो विल राइट लाइक दिस,
B2H6 में बोरॉन +3 है, तो जब मैं इसको वाटर से रिएक्ट करूंगा तो मैं वो एसिड बनाऊंगा कि इट इज अ लुईस एसिड, तो एसिड ही बनेगा वो एसिड जिसमें बोरॉन का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो। सो B2H6 को जब अपन वाटर से रिएक्ट करेंगे तो इट विल फॉर्म H3BO3, तो we'll get that H3BO3 plus the H2 will be liberated. So अपन लिख लेते हैं भाई इसमें H2BO3 और वाटर को बैलेंस कर लेते हैं, तो कितने होंगे अपने पास, ये 6 होंगे अपने पास, तो 6H2 मतलब 6H2 तो लिख ही लेते हैं, दैट इज हाउ वी गेट द प्रोडक्ट। तो वाटर के साथ कभी भी किसी का सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता, ये अपन को पहले से पता है, सो दैट इज हाइड्रोलिसिस। B2H6 बहुत टॉक्सिक होता है ऑब्वियसली, मतलब नो डाउट, क्योंकि लुईस एसिड और काफी स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड है, टॉक्सिक होता है बिल्कुल। सो इट इज हाईली टॉक्सिक, and melting point will be equal to, we can say that 180 Kelvin, काफी कम होता है इसका melting point। और इसमें मतलब ना मेल्टिंग पॉइंट वगैरह अपन को ये हाईली टॉक्सिक लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द अपन से केमिकल रिएक्शन पूछते हैं, अननेसेसरी अपन एक नंबर्स ऐड करेंगे और कुछ भी ना करेंगे। लिखते हैं B2H6 इज अ लुईस एसिड, इसके बारे में लिखते हैं। सो B2H6 इज लुईस एसिड, so it reacts with Lewis base, it forms adducts with Lewis base, और लुईस बेस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, लुईस एसिड होते हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। तो ये पॉइंट अपन से काफी टाइम पूछ सकते हैं और पूछेंगे भी, नो डाउट। तो ये वाले पॉइंट्स अपन को ज्यादा आने चाहिए, वो टॉक्सिक वगैरह कोई नहीं पूछने वाला है, इज इट टॉक्सिक और नॉट। अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे देखो भाई, अगर मेरे पास B2H6 है, मैं टॉक्सिक नेचर की बात कर रहा हूं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में वी नो दैट कार्बन इज अ बेटर डोनर एटम, ये एक्सेप्टर होगा, ये डोनर होगा, ये इससे इसके तरफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो अपन बताएंगे कि भाई देखो ये जब बनाएगा ना बॉन्ड तो ऐसा हो जाएगा BH3, जैसे एक एम्प्टी ऑर्बिटल होता है उसमें, तो अपन लिखेंगे जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो वो 2 सेंटर तक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो BH3 और जो एक एम्प्टी ऑर्बिटल होगा उसमें अपन कार्बन मोनोऑक्साइड को ऐड कर लेंगे, तो 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। B2H6 स्टेबल है, लेकिन जब भी ये रिएक्ट करेगा तो ये कन्वर्ट होगा BH3 में, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ BH3, ये रिएक्ट ऐसे करेगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ BH3 जैसे रिएक्ट करेगा। तो इसके साथ भी एडक्ट बनाएगा एनी लुईस बेस, वी कैन राइट, जैसे B2H6 है, ये टर्शियरी अमाइंस है, टर्शियरी अमाइन का मतलब हो गया 3 CH3 एल्काइल ग्रुप होंगे इसके पास, तो 3 मिथाइल ग्रुप लिख देता हूं भाई। नाइट्रोजन के पास अगर एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो अपन उसे टर्शियरी अमाइंस बोलते हैं, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, अगर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो इसका भी एडक्ट बनाएंगे, राइट, इसका भी एडक्ट बनाएंगे, तो इसमें भी पर लिखेंगे ट्वाइस ऑफ BH3 डॉट नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये भी एडक्ट बनाएंगे। तो इसके पास भी लोन पेयर है इसलिए एडक्ट बनाए, इसके पास भी लोन पेयर है इसलिए एडक्ट बनाए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब बस बताने के लिए कि देखो भाई ऐसे ना, इसके पास लोन पेयर था, ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये इसको डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन। बाकी हाइड्रोजन अपन को पता है ऐसे रहेंगे, तो वो बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे वी नो दैट अपन ऐसे बता सकते हैं उससे लिख के कि दे आर द एडक्ट फॉर्म इन द मॉलिक्यूल, ये अपन बता सकते हैं। तो लुईस एसिड था इसलिए ये लुईस बेस है, ये लुईस बेस है इसलिए रिएक्ट किया उन्होंने, लुईस एसिड बेस रिएक्शन लिखा। नेक्स्ट वी कैन राइट दैट कि भाई बहुत सारे मेटल हाइड्राइड्स है ना, द रिएक्टिव फॉर्म many metal hydrides reacts with the B2H6 to form metal tetrahydridoborate,
टेट्राहाइड्राइड ऑफ बोरेट। तो अपन बना देते हैं भाई, उसमें क्या है भाई, मेटल हाइड्राइड है, अपन ने कहा जितने भी मेटल हाइड्राइड्स होते हैं, कोई भी मेटल हाइड्राइड दे दो, वो अपन को H नेगेटिव देंगे, ये पॉजिटिव। जब इसको अपन B2H6 से रिएक्ट करेंगे, एक तरीके से आप BH3 से रिएक्ट कर रहे हो, तो ये बना देंगे बोरेट्स। कैसे? मेटल पे पॉजिटिव चार्ज और बोरॉन विच इज अ लुईस एसिड विल बी H नेगेटिव एक्सेप्टर, सो अपन उसे ऐसे बना देंगे। ये लो, तो ट्वाइस ले लो, राइट दैट इट विल बी अ salt which will be formed, that is metal tetrahydrogen, 4 हाइड्रोजन और बोरेट बना दिया अपन, that will be the compound that is formed। अब अपन बात करते हैं रिएक्शन विथ अमोनिया विथ NH3। अब नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है, तो अपन को पता है भाई, यहां भी आपने बताया था, तो अमोनिया के जैसे रिएक्शन यहां बताया आपने, वैसे यहां भी बता दो आप। अमोनिया का साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है। अमोनिया के पास हाइड्रोजन है, NH बॉन्ड इज अ पोलर बॉन्ड, इसके पास हाइड्रोजन नहीं था, इसलिए अमोनिया का रिएक्शन बाकी अमाइंस के कंपैरिजन में, वो अमाइंस जो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होते हैं, उनके कंपैरिजन में रिएक्शन अलग होता है अमोनिया के साथ रिएक्शन, इसलिए अपन उसे अलग से पढ़ेंगे। अब इसमें मैं कहूंगा, जैसे मान लो मेरे पास गिवन है, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं 1, अगर मेरे पास B2H6 गिवन है, NH3 गिवन है, तो मैं क्या करूंगा कि अगर इनका मोलर रेशियो आपने 1:2 का ले रखा है और लो टेम्परेचर ले रखा है, तो फिर मैं इसको ऐसे बना दूंगा, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स, जैसे आप बनाते हैं कि भाई B2H6 और डॉट 1:2 का मोलर रेशियो लिया था, ये 1:2 का मोलर रेशियो, ये बना दो। ये तो आपने यहां भी बनाया था, हाँ, तो यहां पर जो अपन ने बनाया था, 2 ये थे 2 ये थे, मतलब पूरा मॉलिक्यूल ऐसे 2 मॉलिक्यूल बन गए थे, ये भी 2 लिया था। यहां आपने मोलर रेशियो 1:2 का लिया हुआ है, ये 2 मोल्स और वो 1 मोल ऐसे मिक्स किया मैंने, तो वी गॉट दिस। अब लो टेम्परेचर में मैं ऐसे भी बना सकता हूं और मैं ऐसे भी बता सकता हूं कि भाई इसको ना अपन ऐसे भी बना सकते हैं, बोरॉन है, 2 हाइड्रोजन है और 2 NH3, मतलब 2 NH3 अपन इस टाइप से दिखा सकते हैं उसे, और 2 NH3 के साथ साथ अपन उसे जैसे यहां पर लिखेंगे, तो और यहां पर अपन बोरॉन है भाई, यहाँ B2H6 था, तो 2 हाइड्रोजन इसमें है, और अपन को पता है अगर आप BH4 लिखोगे तो एक नेगेटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पर बोरॉन, एक बोरॉन से आप प्रोटॉन ले लो, पॉजिटिव आ जाएगा, और एक को प्रोटॉन दे दो तो नेगेटिव आ जाएगा। ये इस टाइप का कंपाउंड बोल सकते हैं अपन इसे, अगर जरूरत पड़ी तो, ये सॉल्ट के फॉर्म में। ठीक है ना? और सी में जो गिवन है वो ऐसे गिवन है, अब यहाँ पर लिखा तो था, ये लो सी का सेकंड पॉइंट, कह रहा सी का सेकंड पॉइंट वापस बता दो, ये लो हो गया, ये लो सी का सेकंड पॉइंट, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट किया उसने, राइट, सो विल गेट लाइक दिस। अब अगर मान लो आपने इसको, जैसे आपने यहां पर लिखा तो 1:2 का रेशियो, अगर आपने B2H6 को, अब मैं यहां से हटा देता हूं ऐसे, B2H6 को 1:2 के रेशियो में यूज किया, अभी भी मोलर रेशियो 1:2 का है, सो इसको मैं 1:2 का मोलर रेशियो यहां पर लिखकर रख देते हैं, ये 1:2 का मोलर रेशियो है, मैं यहां पर लिख देता हूं मोलर रेशियो, अभी भी मैं इसको 1:2 का मोलर रेशियो लिख रहा हूं, ये 1:2 का मोलर रेशियो मेरे पास। लेकिन इस बार मैं इसमें टेम्परेचर, मतलब इसको ना लो टेम्परेचर पे रखा हुआ है, अब मैं इसमें टेम्परेचर बढ़ाऊंगा 200 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर मैं इसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करूंगा ना, तो ये बनाएगा B3N3H6, तो मैं इसको लिखूंगा 1:2 का मोलर रेशियो है, सो मैं यहां पर इसको, सिंस मुझे B3 ये बैलेंस करना होगा, तो मैं इसको ऐसे कर देता हूं, अगर ये 2 मोल्स है तो ये मैंने 6 मोल्स, 1:2 का वो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए मोलर रेशियो मैंने 1:2 ही ले रखा है,
तो मैंने बैलेंस करने के लिए लिखना है, तो मैं इसको 3 कर देता हूं ताकि अपन को 1:2 इधर भी मोलर रेशियो में दिखे। तो बोरॉन मेरे पास ये जो कंपाउंड बनेगा वो ऐसे बनेगा, B3N3H6 ये कंपाउंड बनेगा। अगर हीट नहीं करोगे तो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, हीट करोगे तो ये बनेगा। तो टेम्परेचर भी, ये पॉइंट अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। आप हीट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये आपको बताना पड़ेगा कि आप हीट करोगे या नहीं करोगे। सो मैं इसको ऐसे बता दूंगा। अब इसको अपन कहते हैं बोरासाइन। दिस इज कॉल्ड बोरासाइन। क्या बोलेंगे अपन इसे, बोराजाइन या बोराजोल, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं आप। बोराजोल, इसका नाम होता है इनऑर्गेनिक बेंजीन। इनऑर्गेनिक बेंजीन, और इनऑर्गेनिक बेंजीन को अगर आप वाटर के साथ हीट करोगे तो वापस ये ब्रेक होके अमोनिया हो जाएगा प्लस H3BO3 बना देगा अगर वाटर के साथ हीट करोगे। लेकिन इसका रिएक्शन यहां तक काफी इंपॉर्टेंट होता है। इनऑर्गेनिक बेंजीन अगर 200 डिग्री हीट पे हीट करोगे तो ही इनऑर्गेनिक बेंजीन बनेगा, अगर नहीं हीट किया तो वो कॉम्प्लेक्स बना के अपन छोड़ देंगे बस। अब अगर मान लो इनऑर्गेनिक बेंजीन जो होता है दैट इज अ वॉलेटाइल कंपाउंड, मतलब ये इजीली वेपराइज हो जाता है। तो अपन लिखेंगे अब इनऑर्गेनिक बेंजीन है तो बेंजीन जैसे स्ट्रक्चर भी होता है इसका, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ इनऑर्गेनिक बेंजीन। ऐसे ऐसे बेंजीन जैसे स्ट्रक्चर भी होगा उसका। नीचे हाइड्रोजन अटैच्ड है, सारे कार्बन से एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, हाइड्रोजन से भी एक हाइड्रोजन अटैच्ड है। ऐसे आप बता सकते। तो अपन क्या करेंगे, इसके पास लोन पेयर है, कोई नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड है ना, तो एक लोन पेयर भी होगा। और बोरोन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है। ठीक है ना। तो इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन। उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लो। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो अपन ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना लो या फिर ऐसे बना लो। सो यहां पर मैं डबल बॉन्ड बना देता हूं, सबके पास एक हाइड्रोजन तो है ऑलरेडी, और यहां पर मैं डबल बॉन्ड बना देता हूं। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अगर डबल बॉन्ड में लिखोगे तो अपन को पता है फॉर्मल चार्जेस लिखने पड़ेंगे आपको। आपको फॉर्मल चार्जेस लिखने पड़ेंगे। ये बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर, बस कार्बन की जगह 3 बोरॉन है और 3 नाइट्रोजन है। इसका रिएक्टिविटी बेंजीन से ज्यादा होगा क्योंकि बेंजीन में कम से कम चार्ज तो नहीं होते, वो न्यूट्रल होता है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो अपन कहेंगे इट इज अ वोलेटाइल कंपाउंड, बोराजोल, इनऑर्गेनिक बेंजीन। इट इज अ वोलेटाइल कंपाउंड। वोलेटाइल मतलब जो इजीली वेपराइज हो जाए, मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। इट इज एरोमेटिक, जैसे बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड होता है वैसे ये भी एरोमेटिक कंपाउंड होता है। वी आर राइटिंग इनऑर्गेनिक बेंजीन मतलब एरोमेटिक, तो बताएंगे ही बताएंगे। अब मुझे इसमें एक थर्ड पार्ट भी लिखना है। मतलब एक बार अपन ने पढ़ा 1:2 का रेशियो है, लो टेम्परेचर पे होगा तो ये बताऊंगा, हाई टेम्परेचर पे होगा तो ये बताऊंगा, और अगर मान लो अमोनिया एक्सेस में है तो फिर क्या बताएंगे। B2H6 है और मैं अमोनिया को एक्सेस में ऐड करता हूं।
अब अपन को अमोनिया एक्सेस में मिला। अब अगर अमोनिया यहां पर आपने 1:2 का रेशियो इंपॉर्टेंट मैं इसलिए क्यों बोल रहा था, आपको पता है। तो ये भी टेम्परेचर आपके पास ज्यादा नहीं है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड इधर भी है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड वहां भी है। यहाँ अमोनिया 1:2 के मोलर रेशियो में, वहां एक्सेस में। बोरॉन नाइट्रेट बनाऊंगा। बोरॉन नाइट्रेट बनेगा। And that boron nitrate which is formed now is called borazone. Borazone compound जो होता है, structure is like graphite, graphite, but non-conducting होता है ये। ग्रेफाइट इज अ कंडक्टर ना, सेमी कंडक्टर। ये कंडक्टिंग नहीं होता। ग्रेफाइट जो होता है वो कंडक्टिंग होता है। उसके तो इलेक्ट्रोड भी यूज करते हैं ना, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड वगैरह यूज करते हैं। दैट इज अबाउट B2H6। इसमें अमोनिया का ध्यान रखना, 1:2 है। लो टेम्परेचर विल गेट दिस, हाई टेम्परेचर विल गेट इनऑर्गेनिक बेंजीन, और अगर अमोनिया एक्सेस में है तो बोरॉन नाइट्रेट। जैसे ग्रेफाइट होता है ना, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर इज लाइक दिस। ग्रेफाइट में क्या होता है, हेक्सागोनल शीट्स होता है ऐसे, सारे के सारे कार्बन अटैच्ड नहीं है, ऐसे ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें डबल बॉन्ड्स भी होते हैं, ग्रेफाइट में ऐसे डबल बॉन्ड्स भी होते हैं। ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर। अपन क्या करेंगे, कार्बन की जगह बोरोन और नाइट्रोजन को दे देंगे। अगर ये नाइट्रोजन और बोरोन की जगह कार्बन होंगे तो ग्रेफाइट है, नहीं तो ये बोराजोन। दैट इज ऑफ द स्ट्रक्चर। बट ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ, मतलब सेमीकंडक्टर तो होता ही है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो अच्छा कंडक्टर भी हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन ये नॉन कंडक्टिंग होगा, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। नाइदर ग्रेफाइट इज एरोमेटिक नॉर दिस इज एरोमेटिक। ये भी एरोमेटिक नहीं होता, ग्रेफाइट भी एरोमेटिक नहीं होता। स्ट्रक्चर दोनों का एक जैसा है। सो दैट इज अबाउट B2H6। अब आप B2H6 के ना थोड़े से यूजेस लिख सकते हो। अब मैं डिक्टेट कर देता हूँ यूजेस, आप लिख लो, कुछ अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं आपको बता दूँ। B2H6 के यूजेस पहले आप ये बना लो, फिर उसके बाद आप B2H6 के कुछ स्ट्रक्चर पूछ लो। B2H6 लुईस एसिड होता है, ध्यान रखना। अगर BF3 को किसी भी ऐसे कंपाउंड से रिएक्ट करें अपन, नहीं अभी बता नहीं रहा मैं, तो वापस पूरा जितना पढ़ा दिया उसको वापस रिपीट कर रहा हूं। B2H6 एक लुईस एसिड होता है। B2H6 को बनाना है तो BF3 को किसी भी ऐसे कंपाउंड से रिएक्ट करो जो H नेगेटिव देता हो, और अगर बोरॉन सोडियम बोरोन नाइट्रेट है तो I2 से रिएक्ट करता है। अगर मुझे इंडस्ट्रियल मेथड बताना तो BF3 को NH ऐसे, अब जैसे अपन ने पढ़ा ना सोडियम हाइड्रेट, और अपन ने कहा भाई NaBH4 है तो उसको रिएक्ट करूंगा I2 के साथ, तो आपने कहा ये लैब मेथड है, ये इंडस्ट्रियल मेथड। लैब मेथड का मतलब होता है जो लैब में इजीली अवेलेबल हो कंपाउंड, ये अपन को इजीली मिल जाता है स्कूल लैब। एक इंडस्ट्रियल मेथड होता है, एक कमर्शियल मेथड भी होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। एक कमर्शियल मेथड भी होता है,
कमर्शियल का मतलब है सस्ता हो, प्योरिटी ज्यादा ना हो तो भी चलेगा, वैसी पब्लिक को देना है ना। लेकिन इंडस्ट्रियल का मतलब है प्योरिटी ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्रियल का मतलब है उसे बना के कहीं और यूज करूंगा इंडस्ट्रियल। तो इंडस्ट्रियल मेथड में प्योरिटी ऑफ परसेंटेज ज्यादा होता है कमर्शियल से। कमर्शियल का मतलब है मार्केट में बेचना, उसमें प्योरिटी का ध्यान नहीं रखा जाता, लिख दो कुछ भी दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपन तो आज तक ऐसे ही करते हैं ना, और यहाँ तो ऐसे ही चलता है, ठीक है ना। तो इंडस्ट्रियल मेथड का मतलब हो गया प्योरिटी। अगर कभी अपन को प्योर बनाना है ना, तो आप समझ जाओ ये इंडस्ट्रियल मेथड की बात कर रहा है। ये इंडस्ट्रियल मेथड की बात कर रहे हैं, मतलब प्योरिटी पे ये ध्यान देगा, क्योंकि उसको वहां बना के वापस यूज करना पड़ेगा। उसके अलावा B2H6 ठीक है भाई, B2H6 है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, अपन ने देखा ही है, एयर के साथ वो एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करता है। इट्स अ लुईस एसिड, सो अपन ने बेसिस के रिएक्शन लिखे हैं सारे के सारे। अमोनिया इज अ लुईस बेस, दिस इज अ लुईस एसिड। अमोनिया का साइज छोटा था इसलिए अलग अलग टाइप के कंपाउंड बना दिए। बाकी लुईस बेस में साइज थोड़ा बड़ा था अमाइंस में, तो उस टाइप के कंपाउंड नहीं बनाए उसने, राइट। तो इस पार्ट को थोड़ा ध्यान रखना। अब मैं यूजेस की बात कर रहा हूं। यूजेस में अब B2H6 लिखेंगे तो यूज भी करेंगे, वैसे तो उसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी यूज है B2H6 का, लेकिन फिर भी कुछ यूजेस तो अपन लिखेंगे। चलो मैं डिक्टेट करता हूं। इट इज बीइंग extremely hard, it is extremely hard refractory material with high melting point, with high melting point and low density, low density। अब रिफ्रैक्टरी मटेरियल का मतलब होता है जो भट्टी के अंदर ना, क्योंकि भट्टी में काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है। अब छोटे मोटी भट्टी और तंदूर वाली नहीं जिसमें रोटी बनाते हैं, उसके अलावा भी होगा ना, जैसे अपन ने पढ़ा था रेबरवेटरी फर्नेस 800 से 1000, ब्लास्ट फर्नेस 2500 तक जाएगा टेम्परेचर। तो उस टाइप के फर्नेस में अंदर जो कोटिंग करनी होती है ना जिस मटेरियल की, वो उसको कहते हैं पर रिफ्रैक्टरी मटेरियल, ठीक है ना। तो ये बहुत हाई टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत हाई है, तो इसको अपन यूज करते हैं एज अ रिफ्रैक्टरी मटेरियल। सो एक्सट्रीमली हार्ड एंड लो डेंसिटी। अब डेंसिटी का मैं तो आराम से लगा भी सकते हैं उसको। दूसरा पॉइंट लिखेंगे अपन, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ हीट रेजिस्टेंस, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ, it is used in manufacture of heat resistance glass, ऐसा कांच जो इजीली हीट अप नहीं होता है, उसे अपन पायरेक्स ग्लास बोलते हैं। इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ हीट रेजिस्टेंस ग्लास, ब्लैक ब्रैकेट में लिख देंगे पायरेक्स, ब्रैकेट बंद करेंगे। सो हीट रेजिस्टेंस ग्लास, वूल एंड फाइबर ग्लास, वूल एंड फाइबर ग्लास। हार्ड तो है तो वूल बना लेंगे उसका, क्योंकि डेंसिटी कम थी। तो बुलेट प्रूफ जैकेट जो बनते हैं ना उसमें काम आएगा ना, ये बहुत हार्ड है तो बुलेट उसको पास नहीं कर पाएगा। बुलेट प्रूफ जैकेट जो बनते हैं ना वेस्ट, उसको, ठीक है। इट इज यूज्ड इन फ्लक्स, इट इज यूज्ड इन फ्लक्स मतलब मिक्स करेंगे अपन, फ्लक्स मतलब फ्लक्सिंग करना, किसी के साथ मिक्स करना। इट इज यूज्ड इन फ्लक्स फॉर सोल्डरिंग ऑफ मेटल्स, फॉर सोल्डरिंग ऑफ मेटल्स, इट इज यूज्ड इन फ्लक्स इन सोल्डरिंग ऑफ मेटल। सोल्डरिंग ऑफ मेटल मतलब जब मेरे पास मेटल शीट है तो इसका कोटिंग कर देते हैं इससे, B2H6 से। फ्लक्स तो शोल्डर करने के लिए ना, उसको कवर करने के लिए, सोल्डरिंग ऑफ मेटल्स। फॉर हीट
तो ये गर्म नहीं होगा अगर इसको लगा देंगे तो इसी मेटल. So it is used in flux for soldering of metal for heat, comma, scratch भी नहीं लगेगा ना फिर उस पे, scratch and stain resistant glazed coating and stain resistance glazed coating. जैसे मोबाइल का स्क्रीन होता ना, अभी जो मोबाइल्स आते हैं उनके स्क्रीन पे ना स्क्रैच नहीं आते क्योंकि उसको शोल्डरिंग कर रखा है B2H6 से. बट B2H6 थोड़ा अलग भी होता है, तो अभी उस पे तो नहीं यूज करेंगे, सिलिकेट्स है, लेकिन ऐसी जगह तो कर ही सकते हैं अपन जहां वो इजीली निकले ना. ठीक है ना, बिकॉज इट इज हाईली पॉइजनस. सो अपन लिखे एंड स्टेन रेजिस्टेंट ग्लेज्ड कोटिंग ऑफ मेटल्स. स्टेन रेजिस्टेंट ग्लेज्ड कोटिंग, स्टेन नहीं आएगा ना उस पे. रेजिस्टेंट ग्लेज्ड कोटिंग ऑफ आर्टिकल्स. Next point. Boron fiber is used for making bulletproof jackets. अब इतना स्ट्रॉन्ग है, हार्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है ये तो बनेगा ही बनेगा. Bulletproof jackets, it is boron fiber is used for making bulletproof jackets and light aircraft materials. And light aircraft material easily bend भी हो रहा था ना क्योंकि डेंसिटी कम है तो. And light aircraft materials. चलो बाकी सब तो ठीक है, अपन ये देख लेते हैं. बोरॉन 10 जो अपना मुझे लगता है सबसे बढ़िया पॉइंट यही होना चाहिए. बोरॉन 10 आइसोटोप हैज एबिलिटी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन. मतलब अपन न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर जैसे यूज कर सकते हैं जैसे सोडियम को कर रहे थे. सो बोरॉन 10 आइसोटोप हैव एबिलिटी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन, has ability to absorb neutrons. ठीक है, एबिलिटी टू एब्सॉर्ब न्यूट्रॉन्स. मैंने आपको एल्यूमिनियम के बारे में काफी कुछ अपन ने ना जब शुरुआत की थी ना, अपन ने जब लिख रहे थे ना शुरुआत में, तब एल्यूमिनियम के बारे में काफी कुछ आपको इंफॉर्मेशन बता दिया था एल्यूमिनियम के बारे में. उसके ओर्स वगैरह अपन ने लिख रखे हैं, सब कुछ अपने लिख रखा है. तो एल्यूमिनियम में एज सच मतलब एल्यूमिनियम में पढ़ने के लिए 11th क्लास में तो कुछ नहीं होगा एज सच, लेकिन 12th में उसका पूरा मेटलर्जी वगैरह सब कुछ है. मेनली एल्यूमिनियम में अपन को मेटलर्जी ही पढ़नी होती है. तो एल्यूमिनियम में मेनली अगर मेटलर्जी पढ़ना होता है, थोड़ा बहुत सेंटेंसेस वगैरह होते हैं वो अपन लिख लेंगे, बाकी अपन एल्यूमिनियम के बारे में और कुछ नहीं लिखने वाले, है ना. तो चलो लिखते हैं अपन. तो इट अकर्स एज मेनली एज बॉक्साइट. बॉक्साइट OAl2O3 डॉट ट्वाइस ऑफ H2O. अपन इनको पॉइंट्स में लिख देते हैं. इसको Al2O3 is called alumina or corundum. Alumina or corundum. A reaction with acids है, एल्यूमिनियम का रिएक्शन विद एसिड्स. कुछ पार्ट अपन लिख लेते हैं जिससे अपन के क्वेश्चन सॉल्व हो जाए. तो अगर मैं Al को HCl से रिएक्ट करूंगा ना, I'll get AlCl प्लस H2. अगर मैं इसको HCl एक्वस HCl से रिएक्ट करूंगा
ये ड्राई HCl है। अगर डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करता हूं, दैट इज एक्वस, तो इट विल फॉर्म AlH2O होल 6 Cl3 प्लस H2O, और अगर मैं इसको रिएक्ट करता हूं H2SO4 से, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो फिर मुझे मिलेगा Al2SO4 होल थ्राइस प्लस H2O प्लस थ्राइस SO2। तो कॉन्सेंट्रेटेड के साथ अगर अपन चेक करेंगे तो विल गेट लाइक दिस। इसको अगर मैं मतलब इसमें ना कंपाउंड्स हमें थोड़ा सा याद रखना है, अगर एक्सेस ऑफ वाटर होगा तो ये हाइड्रेटेड बनाएगा, तो ये अपन को ध्यान रखना है। अगर एक्सेस में लिखेंगे तो हाइड्रेटेड बनाएगा। अपन ने जो लिखे हैं अभी यूजेस वो बोरेन के थे और डाइबोरेन दोनों के ही थे। अपन ने डाइबोरेन और बोरेन दोनों का लिखा। जो अपन ने लिखा अभी वो बोरोन और डाइबोरोन दोनों में ही लिखा अपन ने, इवन अपन ने बोरेक्स में भी लिखा। अभी जो अपन ने लिखा वो बोरोन भी था और B2H6 भी था। तो अपन ऐसे कर लेते हैं भाई कि हाँ ये बात तो है, क्योंकि लास्ट वाले में मैंने आपको बोरोन 10 भी बताया। तो बोरोन इज अ वेरी हार्ड मटेरियल ना, वो तो अपन शुरू से पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट अपन बोरोन के लिए लिखेंगे, दूसरा पॉइंट भी अपन बोरोन के लिए लिखेंगे। पहला पॉइंट ना, क्योंकि हाँ ये तो पूछ ही रहा है कि भाई आपने कैसे मतलब क्या किया वो बता दीजिए सर, क्योंकि लास्ट में आपने बोरोन 10 बोल दिया। तो उससे पहले मतलब पहले दोनों पॉइंट अपन बोरोन लिखेंगे, थर्ड वाले पॉइंट में बोरेक्स लिखेंगे, और फोर्थ वाले पॉइंट में अपन फिर बोरोन लिख रहे हैं। तो अपन बोरोन के लिए लिखेंगे। दूसरा, अब आप पूछ रहे हो Cl के साथ क्या लिखा है, Cl के साथ कहां लिखा हुआ है, HCl, AlCl3 और H2 लिखा हुआ। AlCl3 होगा तो 3/2 पे बैलेंस कर दूंगा। डाइल्यूट HCl की बात करूंगा मतलब एक्वस पानी बहुत सारा होगा, तो इसमें ये हाइड्रेटेड बनाएगा। और ये Cl3 क्योंकि इस पे +3, वाटर तो न्यूट्रल होता है तो इस पे +3 होगा ना, तो अपन 3 Cl लिखेंगे, वाटर में भी लिख सकते हैं वैसे, राइट। और अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये 3 पॉजिटिव है और ये 3 नेगेटिव है। मैंने कंपाउंड लिख दिया, एक्वस सॉल्यूशन है तो ऑब्वियस सी बात है आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे। फिर से बोरेन और बोरोन बोलो ना कि भाई यूजेस जो अपन ने लिखे ना इससे पहले पॉइंट, अपन ने 4 पॉइंट लिखे हैं, 4 में से फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ बोरॉन, और थर्ड पॉइंट इज फॉर बोरेक्स यूजेस में। अब इधर आते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ मेटल है तो ऑब्वियस ही बात है सल्फेट बनाएंगे। सल्फेट बनाने के बाद H2O और SO2 बनेगा। बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो एल्यूमिनियम विद NaOH ना, लेकिन आपको एक्वस लेना पड़ेगा, मैंने पहले भी आपको बता रखा है, एक्वस लेना पड़ेगा, ये आपको एक्वस लिखना पड़ेगा। जब आपको एक्वस एसिड और एक्वस NaOH लिखा हो तो ध्यान रखना कि मैं वाटर अपनी तरफ से ऐड कर सकता हूं। तो इसमें अपन बनाएंगे NaAlO2, बाकी हाइड्रोजन लिख देंगे, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, सोडियम इधर, एल्यूमिनियम इधर, बाकी बचा हाइड्रोजन, 3/2 हो गया। लो भाई हो गया। अगर एक्वस लिखा हो तो ऐसे लिखते हैं। दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं। अब ये देखो HCl से रिएक्ट करेगा, H2SO4 से रिएक्ट करेगा, बट HNO3 से रिएक्ट नहीं करेगा। HNO3 से पैसिव मतलब डजंट रिएक्ट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना।
HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन ये एसिड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होते। बट HNO3 कहीं भी अगर यूज होगा तो इट विल बी अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अपन ध्यान रखें कि अगर कभी किसी मेटल का HNO3 से रिएक्शन लिखेंगे तो उसमें अपन मेटल का ऑक्सीडेशन करेंगे 100%। लेकिन एल्यूमिनियम में क्या होता है, Al2O3 सरफेस पे बन जाएगा ना, तो वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है Al2O3। और ज्यादा स्टेबल होने की वजह से क्या होता है कि वो सरफेस पे अगर बहुत ज्यादा स्टेबल ऑक्साइड बन जाएगा तो अंदर वाला एल्यूमिनियम रिएक्ट नहीं करेगा, इसलिए अपन उसको पैसिव कर देते हैं, इट डजंट रिएक्ट फर्दर। अभी के लिए अपन क्या करेंगे, एल्यूमिनियम के यूजेस लिख लेंगे। मतलब इसके अलावा एल्यूमिनियम का मेटलर्जी इज मोर इंपॉर्टेंट, रादर देन उसके बारे में कुछ और पढ़ना। इसका मेटलर्जी सारा का सारा अपन को नेक्स्ट ईयर है। थोड़ा सा एसिड बेस रिएक्शन तो होना ही चाहिए बिकॉज इट इज एम्फोटेरिक, इसलिए मैंने एसिड और बेस से कुछ रिएक्शन लिख लिए, क्योंकि इतना तो अपन को 11th क्लास में पूछेंगे। यूजेस की बात करेंगे तो एल्यूमिना का यूजेस अपन को, एल्यूमिनियम के यूजेस लिखने हैं तो अपन चेक कर लेते हैं भाई क्या है। एल्यूमिनियम के यूजेस हैं, इट हैज, तो उसमें एल्यूमिना भी लिखेंगे अपन और एल्यूमिनियम भी लिखेंगे अपन। इट हैज हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। बिल्कुल सही बात है भाई, होगी होगी, बिल्कुल क्यों नहीं होगी, मेटल है एंड थर्मल कंडक्टिविटी। Al has high electrical and thermal conductivity. Aluminium, na, it is used in paints. It is used in paints. पेंट का जो थिकनेस होता है ना, उसमें एल्यूमिनियम होता है, लैकर से जैसे यूज करते हैं। So it is used in paints, in purification of water. हाँ, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में आपने एलम्स के फॉर्म में बताया था ना, तो मैंने लिख दिया कि वो एलम्स की बात कर रहा हूँ, नहीं तो एल्यूमिनियम वाटर को कैसे कर देगा। एल्यूमिनियम तो थोड़ा सा पॉइजनस भी होता है। पहले एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स में घर में, मतलब कुकिंग में एल्यूमिनियम के काफी बर्तन यूज होते थे, अब नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे डिसॉल्व होता था, जो भी अपन बनाते थे ना, खाना बनाते थे उसमें, और वो पॉइजनस होता था, तो उससे काफी सारे डिजीज होना शुरू हो गए, अब बंद हो गया। सो साइजिंग ऑफ पेपर्स, हाँ वो बहुत थिन होता है, तो अपन उसको पेपर का थिकनेस उससे बनाते हैं, एल्यूमिनियम से। साइजिंग ऑफ पेपर, उसे साइजिंग ऑफ पेपर बोलते हैं अपन। पेपर के अलग अलग थिकनेस देखे होंगे आपने, वो साइजिंग ऑफ पेपर एल्यूमिनियम से बनाते हैं। टैनिंग ऑफ लेदर, लेदर का क्लीनिंग, टैनिंग ऑफ लेदर HCl के साथ एल्यूमिनियम से साफ करते हैं अपन लेदर, जो भी एनिमल लेदर्स होते हैं। और एंटी, अब +3 चार्ज है तो एंटी कोगुलेंट तो होगा ही होगा। सेप्टिक फॉर, है ना, ब्लड कोगुलेंट, सो सेप्टिक फॉर ब्लीडिंग, क्योंकि अपना जो ब्लड होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, तो ज्यादा हाई चार्ज वाले कैटाइन जो होते हैं ना, उनको अगर ब्लड में डाल दिया जाए तो ब्लड थिक हो जाता है। तो एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज है तो अपन उसे ब्लीडिंग के लिए, ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए उसको लगा सकते हैं, तो वहां ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगा ज्यादा चार्ज होने की वजह से। फिर अपन लिखेंगे थर्ड, Al2O3 एल्यूमिना, ये बहुत अच्छा एड्सॉर्बेंट होता है पोरस होने की वजह से, बहुत अच्छा एड्सॉर्बेंट होगा। नहीं, ये एल्यूमिनियम का है, ये एलम्स का पॉइंट है, फिर एल्यूमिनियम के बारे में लिखा, एल्यूमिनियम आयन के बारे में लिखा। एल्यूमिना पॉइंट नहीं है, एल्यूमिना तो अब आया, ये एल्यूमिनियम था, ये एल्यूमिनियम था, ये एलम्स जिसमें एल्यूमिनियम था मैंने लिखा वहां पर, इसलिए तो ब्रैकेट में लिख रहा। सेप्टिक वाला एल्यूमिनियम के लिए, एल्यूमिना तो डिसॉल्व हो गई।
Next is Al2O3 is used in chromatography as adsorbent. As adsorbent. It is used in chromatography as adsorbent. Aluminum sulfate is used to prepare fireproof clothes. Fireproof clothes. Fireproof clothes. That is. But अभी क्या करते हैं अपन एल्यूमिनियम को कम ही मतलब यूज करते हैं. एड्सॉर्बेंट मतलब जो सरफेस पे एड्सॉर्ब कर लेते हैं, जैसे गैसेस को एड्सॉर्ब करते हैं. जैसे पॉन्ड्स का ऐड आता है ना, गंदा सा पानी रखा होता है, उसमें चारकोल डाल देते हैं तो पानी ट्रांसपेरेंट हो जाता है. तो वो सारा का सारा एड्सॉर्ब कर लेते हैं अपने सरफेस पे. जो भी वहां मैटर होता है ना, वो सारा एड्सॉर्ब कर लेते हैं अपने सरफेस पे. उसको कहते हैं पर एड्सॉर्बेंट, है ना. वैसे क्रोमेटोग्राफी में होता है. स्कूल में भी आइडेंटिफिकेशन है ना, चैप्टर ऑर्गेनिक कंपाउंड वाला, जो चैप्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें क्रोमेटोग्राफी है और एल्यूमिना इज यूज्ड एज एड्सॉर्बेंट इन दैट. हाँ, ये फायर प्रूफ क्लॉथ का मतलब वही है कि जो फायर फाइटर्स होते हैं जो पहनते हैं ना कपड़े, वो इसी के बने होते हैं. कोटिंग होता है एल्यूमिनियम सल्फेट का. ठीक है, क्योंकि याद रखना है अपन उसको, जैसे भी याद रखो. चलो भाई ठीक है, जैसे भी याद रहे, बस याद होनी चाहिए कुछ, है ना. कि अच्छा ब्लड को भी स्टॉप कर देगा. अच्छा वाटर प्रूफ, ये तो आपने बताया था. पेंट में एल्यूमिनियम पेंट्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं एल्यूमिनियम पेंट्स. क्योंकि जितना ज्यादा तुम कॉमन सेंस से सोचोगे ना, उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, तभी याद रहेगा, ऐसे याद नहीं रहेगा. AlCl3 is used as mordant in dyes, in dyeing of clothes. एक तरीके से वो कैटलिस्ट है. इट इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट. AlCl3 काफी रिएक्शन में कैटलिस्ट जैसे यूज होता है. बट अब एल्यूमिनियम का यूज बहुत कम हो गया. द रीजन इज बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया, एल्यूमिनियम काफी टॉक्सिक होता है. बहुत सारे डिजीज होना शुरू हो गए थे, तो उसको बंद कर दिया. अब एल्यूमिनियम ना काफी सारे जेम्स में भी, मतलब जेमस्टोन्स में, मतलब जो कॉस्टली जेमस्टोन्स होते हैं ना, वो सारे के सारे ऑलमोस्ट सभी में एल्यूमिना होता है. सब एल्यूमिनिया के पत्थर होते हैं. बस अलग अलग मेटलाइन होने की वजह से उनके अलग अलग कलर होता है. जैसे रूबी रेड, शेफायर ब्लू, एमेराल्ड ग्रीन. वो पत्थर देखे ना जो उसमें पहनते हैं अपन रिंग्स में, गोल्ड रिंग्स वगैरह में, जो ग्रीन कलर, रेड कलर के पत्थर, इस टाइप से, वो ऑलमोस्ट सारे के सारे एल्यूमिना होते हैं. आपने कभी कभी डिस्कवरी में भी देखा होगा, कितने कुछ कुछ मतलब ऐसे पहाड़ है, उसके अंदर एक केव है, केव के अंदर कलर्ड स्टोन्स बहुत बढ़िया मतलब दिख रहे हैं, वो सब एल्यूमिना होता है. तो जेमस्टोन लिख लेते हैं अपन, जैसे कि भाई अपन कहते हैं कि रूबी रेड, एमेराल्ड ग्रीन, सैफायर ब्लू. फिर वी कैन राइट दैट ओरिएंटल टोपाज. ये सब के सब स्टोन है.
सभी में एल्यूमिनियम होगा, सब एल्यूमिनियम से बने होते हैं, बस इनमें अलग अलग कैटाइंस होने की वजह से इनका रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर इस टाइप से होता है। और रूबी रेड में क्रोमियम होता है, इसलिए उसमें रेड कलर आया। रूबी रेड में क्रोमियम होता है, इसलिए उसमें रेड कलर आया। ग्रीन में क्रोमियम भी होता है और वेनाडियम भी होता है, इसलिए वो ग्रीन हो जाता है। सैफायर ब्लू जो है वो Fe3+ की वजह से, और ये भी जो येलो कलर होता है उसमें Fe3+ प्लस बेरिलियम कलर, इस टाइप से उसमें कलर्स आते हैं। द रीजन फॉर द डिफरेंट कलर्स, फिर एलम्स, सोडा एलम्स वगैरह अपन ने पढ़ा, तो ना मैं ऐसे लिख देता हूं, मेटल M2SO4, फिर M2SO4 होल थ्राइस, तो एक को M डैश कर देते, 24H2। अब M की जगह मैं सोडियम भी ले सकता हूं, पोटेशियम भी ले सकता हूं। लिथियम बहुत छोटा है, इसलिए अपन लिथियम को नहीं लेते हैं एलम्स, बट रुबिडियम भी ले सकता हूं, सीजियम भी ले सकता हूं, थैलियम भी ले सकता हूं, सिल्वर भी ले सकता हूं, और अमोनियम भी ले सकता हूं। M की जगह ये प्लस, M डैश की जगह अगर एल्यूमिनियम लूंगा तो इसको अपन एलम्स बोलते हैं, क्रोमियम लूंगा तो क्रोम एलम्स बोलूंगा, Fe लूंगा तो फेरो एलम्स बोलूंगा, Fe लूंगा तो फेरो एलम्स बोलूंगा, कोबाल्ट लूंगा तो कोबाल्ट एलम्स होते हैं, इवन Mn भी ले सकते हैं, मैंगनीज एलम्स भी लगते हैं। ये एलम्स मतलब मैं ये सब के सब डबल सॉल्ट्स, एलम्स और डबल सॉल्ट्स। एक ये सॉल्ट है, एक ये सॉल्ट है, दोनों आपस में मिक्स्ड है क्रिस्टलाइन फॉर्म में बिकॉज ऑफ दिस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये आपके डबल सॉल्ट्स, ये आपका एल्यूमिनियम है, जो अपन को एल्यूमिनियम के बारे में पता होना चाहिए। राइट, ये आपका एल्यूमिनियम के बारे में आपको पता होना चाहिए। So that is about the, we can say that ये आपका अपन बोल सकते हैं कि बोरॉन वाला ग्रुप मतलब 13th ग्रुप खत्म हो गया। अब अपन चाहें तो 14th ग्रुप को पढ़ सकते हैं। भाई 14th ग्रुप में कुछ एक आउटलाइन जैसे तो लिख ही लेते हैं कि 14th ग्रुप में अपन को क्या क्या पढ़ना है अबाउट द 14th ग्रुप। ग्रुप 14 ना, ये अपना लास्ट ग्रुप है जो अपन को पी ब्लॉक में पढ़ना है, फिर बाकी 15, 16, 17, 18 नेक्स्ट ईयर पढ़ना है। अब कोई ऐसा है जिसके एग्जाम अब शुरू होने वाले हैं या सभी के एग्जाम खत्म होने वाले हैं? कोई ऐसा तो नहीं है ना जिसके एग्जाम शुरू होने वाले हैं? प्री बोर्ड जैसे जो स्कूल में जैसे होते हैं 11th क्लास में, मार्च में होंगे एग्जाम, तभी शुरू होंगे ना, बस उससे पहले तो कोई एग्जाम नहीं। शुरू है 8 फेब से, फाइनल है 8 फेब से फाइनल है। ये कौन बोल रहा है भाई? AP1 8 फेब से फाइनल है, फाइनल एट 1 मार्च ना। सेमेस्टर 1 मतलब, सेमेस्टर 1 मतलब
अच्छा 8 फेब से इनका है, वो भी मतलब ऑनलाइन है। मार्च तक तो अपन सारा सिलेबस कंप्लीट ही कर चुके होंगे और भी बहुत सारा कर चुके हैं। फुल पोर्शन है उनका और फाइनल एग्जाम है। फर्स्ट सेम स्टेट बोर्ड की लेट शुरू हुई थी स्कूल, इसलिए ये फर्स्ट सेम होगा। अच्छा अच्छा, तो फाइनल मतलब मतलब फर्स्ट सेम होगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो अपन ये खत्म करने के बाद, क्योंकि ये खत्म होगा ना अपना, ठीक है, अपन ये खत्म करेंगे तो ग्रुप 14 खत्म होगा अपना, तो फिर अपन वापस मतलब थर्मो पे आ सकते हैं, क्योंकि अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री था नहीं, उसके बाद अपन ऑर्गेनिक वाला पार्ट जो है ना स्कूल का, वो खत्म करना है, तो स्कूल वाला खत्म कर लेंगे पहले, फिर अपन वापस अपन पढ़ सकते हैं। स्कूल वाला ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। इसमें अपन क्या कर रहे हैं ना, स्कूल वाला भी पढ़ रहे हैं और वैसे भी पढ़ रहे हैं। चलो भाई ठीक है, ग्रुप 14 की बात कर लेते हैं। ग्रुप 14 में अपन को पता है देयर इज अ कार्बन, तो शुरू कर लेते हैं। देयर इज अ कार्बन, सिलिकॉन, then it is germanium, tin and lead। ये ग्रुप 14 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2P2 है। सो ऑक्सीडेशन स्टेट अपन को पता है भाई +2 और +2, इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट है, ये अपन को पता है। अपना शुरू करने के पहले मैंने जैसे लास्ट टाइम ना बोरोन में भी एक आउटलाइन लिखा था, जिसमें अपन ने बोरोन के काफी सारे रिएक्शंस लिखे थे, ऑक्सीजन के साथ, कार्बन के साथ, राइट ना, ठीक है, नाइट्रोजन के साथ, लाइक दैट ऐसे अपन ने कुछ लिखा था। तो इसमें भी मैं चाहता हूँ कि एक आउटलाइन अपन को पता रहे कि किस टाइप से क्या बनाना है अपन को। तो जो अपन मतलब थ्योरी में ज्यादा लिखेंगे तो बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा, तो अपन पहले एक आउटलाइन जैसे बना। तो मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ जो अपन चैप्टर शुरू होने के पहले लिखेंगे। एक पॉइंट है अपना एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के एलोट्रोप्स की बात, क्योंकि कार्बन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा इस ग्रुप में, तो अपन को एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन पढ़ने होंगे। तो कार्बन दो टाइप से लिखते हैं अपन, एक तो क्रिस्टलाइन लिखते हैं और दूसरा अमorphous। कार्बन का जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है वो डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही उसका क्रिस्टलाइन फॉर्म है। डायमंड भी उसका क्रिस्टलाइन फॉर्म है, ग्रेफाइट भी उसका क्रिस्टलाइन फॉर्म है। सो द क्रिस्टलाइन फॉर्म इज दैट इज डायमंड। क्रिस्टलाइन फॉर्म का मतलब होता है कि जिसमें रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम हो, लॉन्ग रेंज ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। क्रिस्टलाइन फॉर्म में डायमंड, ग्रेफाइट, इवन अदर फॉर्म ऑफ कार्बन आल्सो देयर इज फुलेरिन। ये अपन पढ़ेंगे अभी, मतलब कोई नाम अपन लिख रहे हैं तो इट इज जस्ट आउटलाइन, उनको अपन को पढ़ना है मतलब चैप्टर में। अगर आउटलाइन होगा अपने पास तो अपन थोड़ा आंसर इजीली दे सकते हैं, दैट्स ऑल। तो अब डायमंड है तो ऑब्वियस सी बात है, डायमंड का थोड़ा डेंसिटी वगैरह भी अपन को पता होना चाहिए। डेंसिटी इज 3.51 ग्राम पर एम, या पर सेंटीमीटर क्यूब लगता है, सॉलिड है। एमॉर्फस मतलब जिसमें कोई रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स नहीं होते हैं, एक तो अपन लैंप ब्लैक बोलते हैं ना, जो लैंप में आता है ना, मतलब दिए में जो डिपॉजिट होता है, अपन को पता है दिया जब जलता है तो ऊपर वो डिपॉजिट हो जाता है ब्लैक ब्लैक, उसको अपन लैंप ब्लैक बोलते हैं। और दूसरा होता है चारकोल। चारकोल में दो टाइप का होगा, एक तो वुड चारकोल होगा, है ना। चारकोल अपना दो टाइप का होता है, वुड चारकोल होता है, एनिमल चारकोल होता है। ये कार्बन के बारे में अपन को पता होना चाहिए भाई, लैंप ब्लैक में अपन को पता है, दैट इज राइट ना। क्या होता है, काजल जो होता है वो लैंप ब्लैक ही होता है। तो प्रिंटर के इंक वगैरह भी होते हैं, वो चारकोल होते हैं, वुड चारकोल। दूसरा पॉइंट में अपन लिख सकते हैं, क्योंकि कार्बन के कुछ कंपाउंड्स का रिएक्शन भी लिख सकते हैं। द इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन, दोनों ही पढ़ेंगे अपन तो। एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। दीज आर द टू इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन, जो अपन को डिटेल में पढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा केमिकल प्रॉपर्टीज लिखूंगा ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अपन कार्बन मोनोऑक्साइड के थोड़े से केमिकल प्रॉपर्टीज लिखेंगे।
तो अगर इसके केमिकल प्रॉपर्टीज लिखेंगे तो कुछ तो मेटल वगैरह के रिएक्शन के, मेटल से रिएक्शन इस टाइप से कुछ प्रॉपर्टीज लिख लेंगे। थोड़ा सा याद रहेगा शुरू से ही कि अपन को क्या लिखना था। जैसे अपन Fe2CO3, कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ रिड्यूसिंग एजेंट में, तो Fe2O3, अगर इसको मैं कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करूंगा तो Fe बनाऊंगा प्लस CO2 बनाऊंगा, बैलेंस कर देंगे। Fe2CO3 भी होगा, उसको कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करेंगे तो अपन कहेंगे भाई Fe2O3 है तो भी रिएक्ट करेगा, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड अपन ऐसे रिएक्ट करेंगे तो भी अपन Fe प्लस CO2 बनाएंगे, तो भी बैलेंस कर लेंगे। ठीक है। अब अपन कहेंगे भाई जैसे अब कार्बन मोनोऑक्साइड, ऐसे कितने मेटल्स हैं जिनको अपन कार्बन मोनोऑक्साइड से इजीली रिड्यूस कर सकते हैं। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड से रिडक्शन ही बता रहा हूं मैं आपको, इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो मैं यहां लिख देता हूं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट लिखूंगा तो मैं कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन नहीं चलेगा, अपन को पता रहेगा कि भाई आप क्या बता रहे हैं। अगर ऑक्साइड है तो अपन क्या कर रहे हैं, इन ऑक्साइड्स को, जो ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड से इजीली रिड्यूस हो सकते हैं उनको लिख रहा हूं मैं। तो भाई कॉपर बनेगा CO2 बनेगा, जिंक बनेगा CO2 बनेगा, ये रिडक्शन है। हमने रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को रिडक्शन कहा। कुछ मेटल्स भी होते हैं जो कार्बन मोनोऑक्साइड से इजीली रिएक्ट कर जाते हैं, जैसे Fe है, Na है, ठीक है ना। तो Fe को अगर CO से रिएक्ट करूंगा तो FeCO5 बनता है, और Na को अगर CO से रिएक्ट करूंगा तो ये बहुत कम टेम्परेचर पे बन जाते हैं। जैसे इसको रिएक्ट करूंगा तो 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड NiCO4 बनता है। इट्स अ वोलेटाइल कंपाउंड। तो इस टाइप से रिएक्शन होते हैं। तो मेटल के साथ अगर रिएक्ट करेंगे तो कार्बोनाइल बोलते हैं अपन उन्हें, मेटल कार्बोनाइल, इनको अपन मेटल कार्बोनाइल बोलते हैं। इवन पैलेडियम क्लोराइड अगर मुझे गिवन है और इसको CO से रिएक्ट करूंगा तो इट विल फॉर्म पैलेडियम मेटल प्लस COCl2। COCl2 इज कॉल्ड अ फॉस्जीन गैस। फॉस्जीन गैस जो होता है वो पॉइजनस होता है, फॉस्जीन गैस। ये सारे के सारे रिएक्शन अपन बाद में भी पढ़ते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि इसको अभी नहीं, अभी पढ़ेंगे बस, बाद में भी अपन ऐसे पढ़ते हैं। मतलब ये सारे रिएक्शन जो है वो 12th क्लास में भी है। ये तो मेटलर्जी से रिलेटेड है सारे के सारे, ये सारे के सारे मेटलर्जी से रिलेटेड, जो नेक्स्ट ईयर अपन मेटलर्जी में पढ़ेंगे, कंपाइल भी करेंगे। कितने मेटल ऑक्साइड हैं जो कार्बन मोनोऑक्साइड से रिड्यूस होते हैं, कितने मेटल हैं जो कार्बन के साथ वोलेटाइल कंपाउंड बनाएंगे, उसका तो नाम भी होता है मॉन्स प्रोसेस। मतलब रिफाइनिंग ऑफ निकल है ये तो, द रिएक्शन इज कॉल्ड इन विच द रिफाइनिंग ऑफ निकल विल टेक प्लेस। निकल का प्योरिटी बढ़ाते हैं, उसमें प्योर निकल मिलता है। एक दूसरा पॉइंट लिखेंगे अपन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ CO2। प्रिपरेशन ऑफ CO2, CO2 को कैसे प्रिपेयर करेंगे। अब इसमें तो अपन को बहुत सारे मेथड पता है कि भाई CO2 को कैसे प्रिपेयर करना है। अब अगर CO2 को प्रिपेयर करना है तो एक तो अपन कहेंगे भाई कैल्शियम कार्बोनेट है, हीट कर दो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। कैल्शियम कार्बोनेट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही लिबरेट, ऐसे हीट होके लिबरेट करेगा CO2। दूसरा अपन कहेंगे अगर कैल्शियम कार्बोनेट है अपने पास, इसमें HCl डाल दो, तो भी अपने पास CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O बनेगा। दोनों ही मेथड हो सकते हैं अपने लिए। भाई कितने कार्बोनेट पढ़ा है आपने जो डिकम्पोज होकर CO2 बनाते हैं, बहुत सारे मेथड आपने बताया जिसमें डिकम्पोज होकर वो CO2 बनाते हैं। अब अपन क्या कहेंगे, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट का मेथड होगा ना, दिस विल बी इंडस्ट्रियल मेथड, दिस विल बी अ लैब मेथड। लैब में इतना टेम्परेचर कभी नहीं आता, लैब में अपन को कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा, HCl मिल जाएगा, लेकिन इतना टेम्परेचर थोड़ी जनरेट कर सकते हैं अपन लैब। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं कि कार्बन सॉलिड को बर्न करेंगे कार्बन को तो CO2 मिलेगा, अपन को पता है CO2 मिलेगा।
इससे अच्छा और कोई मेथड हो भी नहीं सकता, बस ये करना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर कंबशन रिएक्शंस वगैरह हैं, उनमें अपन बता सकते हैं। कंबशन रिएक्शन में तो यू नो दैट मेरे ख्याल से इसको अगर अपन नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि कार्बन को CO2 बनाना है, कंबशन रिएक्शन में भी CO2 बनेगा, सारे कंबशन रिएक्शन में। कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स बताने की भी जरूरत नहीं है, तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं, हमको पता है कि उसमें CO2 बने। और फिर अगर और कोई रिएक्शन होगा तो अपन देख लेंगे भाई उसमें क्या करना होता है। जैसे अपने पास ग्लूकोज होता है, तो C6H12O6 इसको अगर हम रखेंगे ना जाइमेज के साथ, जाइमेज इज एंजाइम, जाइमेज के साथ, तो ये इथेनॉल बनाता है, C2H5OH बनाएगा और CO2 बनाएगा, ऐसे बनाता है। अब ये भी अपन को नेक्स्ट ईयर पढ़ना ही है इथेनॉल के प्रिपरेशन के लिए। सारे आपस में कोरिलेटेड होते हैं, पता अगर फिजिकल और ऑर्गेनिक अच्छे से पढ़ा हुआ है ना, आपको इनऑर्गेनिक पढ़ने की जरूरत नहीं होती। ये सारा का सारा तो पढ़ा रहा हूं मैंने, बताया ना आपको, मेटलर्जी और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सभी पढ़ा नेक्स्ट ईयर, ये इस चैप्टर में। जाइमेज इज अ एंजाइम, प्रोटीन, सारे के सारे एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा एक और पॉइंट लिखते हैं, कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन। अपन को कार्बन के अलावा इसमें जो पढ़ना है वो सिलिकॉन। तो सिलिकॉन के जो कंपाउंड्स पढ़ेंगे अपन बस वही पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन। दो तीन कंपाउंड ही होते हैं सिलिकॉन के जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो अपन को पढ़ने होते हैं। तो एक तो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड होता है, एक सिलिकॉन्स होते हैं। सिलिकॉन्स को अपन ऐसे लिख लेंगे क्योंकि SI और O का डबल बॉन्ड नहीं बनता है, तो ये पॉलीमर जैसे एग्जिस्ट करेंगे सिलिकॉन्स। अपन सिर्फ ऐसे करते हैं और इसको लिख देते हैं सिलिकॉन। इसका स्ट्रक्चर बताऊंगा। और एक होगा सिलिकेट्स। सिलिकेट तो मैंने आपको पढ़ा रखा है, सिलिकेट्स के स्ट्रक्चर, लीनियर सिलिकेट, वो सब पढ़ा रखा है। ये सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, तीन ही कंपाउंड्स है ये, इसको डिस्कस करेंगे, उसके प्रॉपर्टीज वगैरह सब कुछ अपन पढ़ेंगे, वो अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, ये जाइमेज लिखा था, फिर से लिखना है तो बता देना, मैं लिख दूंगा, नीचे वाला नहीं दिख रहा होगा तो। इट इज C2H5, बिल्कुल, अल्कोहल प्लस बता। तो ये एक तरीके से ना थोड़ा सा मतलब अपन फिर इन रिएक्शंस को ज्यादा वो नहीं करेंगे, रिएक्शन पढ़ेंगे नहीं। ये अपन ने पहले ही देख लिया कि भाई जो इंपॉर्टेंट टाइप के रिएक्शंस थे ना, वो रिएक्शन अपन ने पहले ही लिख लिया। चैप्टर शुरू करने के पहले ही बता दिया कि भाई कौन कौन से रिएक्शन अपन को थोड़ा इंपॉर्टेंट। अब अपन बात करते हैं, अब जो भी चैप्टर पढ़ेंगे ऑब्वियस सी बात है, जो भी एलिमेंट होंगे अब सबसे पहले उनका अकरेंस की बात करनी होगी, कैसे अकर करते हैं। अब कार्बन के अकरेंस में क्या पढ़ना अपन को बताओ, सिलिकॉन से ही शुरू करते हैं, है ना। सो इट इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट, सिलिकॉन सेकंड मोस्ट, मतलब ऑलमोस्ट 27.7% abundant element in the earth crust। भाई ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम भी लिखा अपन ने, इट इज द थर्ड मोस्ट अबंडेंट। ऑक्सीजन इज ऑलमोस्ट 42%, ये 27%, 27.7% इन द अर्थ क्रस्ट, है ना। प्रेजेंट एज
सिलिका एंड सिलिकेट्स। भाई सारे के सारे पत्थर ही तो हैं। सिलिकॉन मतलब पत्थर, जितने सिलिकेट्स हैं वो डिफरेंट टाइप के पत्थर हैं, जो कोई हार्ड है कोई सॉफ्ट है, होता है सभी में सिलिकेट, है ना। जर्मेनियम इज प्रेजेंट इन ट्रेसेस, is present in traces। ये काफी कम है। जर्मेनियम is present in traces in form of oxides, form of oxides। Tin as ore called cassiterite, ना? वो SnO2 होता है। और लेड गैल्ना लेड सल्फाइड। तो लेड इज मेनली प्रेजेंट एज गैल्ना, और भी होते हैं प्लम्बाइट वगैरह भी होते हैं, बट मेन ओर ऑफ लेड इज गैल्ना, मेन ओर ऑफ टिन इज cassiterite। या करें वी कैन राइट द प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज में पहले अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं भाई। फिजिकल प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी। अब आयनाइजेशन एनर्जी, इसमें ऐसे कुछ कोई वेरिएशन तो है नहीं कि भाई कभी किसी का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा किसी का कम होगा। सबका आयनाइजेशन एनर्जी अपन कहेंगे भाई टॉप टू बॉटम क्या होगा, बड़े आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा। तो अपन कहेंगे कार्बन ज्यादा होता है सिलिकॉन से, ज्यादा होता है जर्मेनियम से, ज्यादा होता है टिन से, और ज्यादा होता है लेड से। बस लेड में इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है, इसलिए अपन को इसको यहां लाना होता है, ड्यू टू इनर्ट पेयर। उसमें एफ इलेक्ट्रॉन होंगे ना जिनका पुअरेस्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, बाकी कोई चेंजेस नहीं ड्यू टू इनर्ट पेयर। यही एक चेंज है, बाकी कोई ऐसा चेंज नहीं आता है इसमें, बाकी सब ऑर्डर वही रहता है। टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम चेक करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी से दैट कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन मेटल है ना ज्यादा होगा। अभी सिलिकॉन भी मेटलाइड होता है और जर्मेनियम भी मेटलाइड होता है, इवन टिन भी मेटलाइड में, मतलब होता तो मेटल है, एम्फोटेरिक बनाता है, लेकिन अपन उसे भी मेटलाइड में रखते हैं। ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होती है, इसलिए अपन से क्वेश्चन में पूछ लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल नॉट हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये अपन को पता होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो सॉलिड्स हैं, ऑब्वियसली बात है, कार्बन तो डायमंड के फॉर्म में होगा, डायमंड का तो बहुत ज्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट। सो मेल्टिंग पॉइंट ऑब्वियसली बात है यहां से यहां डिक्रीज होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इससे भी पत्थर है ये तो बिल्कुल, कार्बन तो डायमंड फॉर्म की वजह से अपन बोल रहे हैं। तो अगर अपन मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखना चाहें तो अपन लिख सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट, पहले कार्बन होगा, फिर सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, एंड फिर अगेन इट विल बी लेड एंड देन टिन। ये फिर चेंज होगा बिकॉज ऑफ द मेटेलिक बॉन्डिंग, तो वो फिर चेंज हो जाता है, विल गेट दिस। अब बॉइलिंग पॉइंट में विल से दैट अगर अपन बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इसमें कोई चेंज नहीं, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं। व्हाट इज बिकॉज क्लोज पैकिंग सॉलिड होगा तो मेटेलिक बॉन्डिंग ज्यादा थी ना, मेटेलिक बॉन्डिंग ज्यादा होता है। बट अगर मेल्टिंग एक बार मेल्ट हो गया तो वेपराइज करना इजी होगा फिर,
तो मेल्टिंग पॉइंट में कोई ऑर्डर चेंज नहीं होता, मेल्टिंग पॉइंट में ऑर्डर चेंज है, बॉइलिंग पॉइंट में कोई ऑर्डर चेंज नहीं होगा। इट विल रिमेन एज कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। अब बात करेंगे अपन कैटेनेशन प्रॉपर्टी की। कैटेनेशन का मतलब होगा टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू फॉर्म bond with its own atom and with different atom. Own atom and with different atom. Different atom. अब कैटेनेशन प्रॉपर्टी किसी की भी इसलिए ज्यादा हो सकती है कि उसके जो आपस में एटम के बॉन्ड है उनकी बॉन्ड एनर्जी और बाकी जो उसके साथ वो बॉन्ड बनाता हो उनकी बॉन्ड एनर्जी भी नियरली सेम हो, तो ये ब्रेक करके ये बनेगा तो बड़ा इजीली बन जाएगा। तो इनकी बॉन्ड एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होती है, इसलिए कार्बन की कैटेनेशन प्रॉपर्टी बहुत बहुत ज्यादा होती है देन अदर मेटल्स। तो अपन कहेंगे इसमें कार्बन हैज हाईएस्ट कैटेनेशन प्रॉपर्टी, कार्बन का बहुत बहुत ज्यादा होगा कैटेनेशन प्रॉपर्टी, देन इट इज सिलिकॉन, देन इट इज जर्मेनियम, देन टिन एंड लेड। कार्बन हैज हाईएस्ट कैटेनेशन प्रॉपर्टी, highest catenation property because बॉन्ड एनर्जी, जैसे मैंने आपसे कहा, कार्बन कार्बन का बॉन्ड एनर्जी इज नियरली कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड एनर्जी इज नियरली कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड एनर्जी। उनके बॉन्ड एनर्जी ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, इसलिए उसकी कैटेनेशन प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब है कैटेनेशन प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ द एलिमेंट्स। जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी होगा दैट विल डिपेंड ऑन द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ एलिमेंट। So that is about the catenation property we can write. ऑक्सीडेशन स्टेट अपन को बताने की जरूरत नहीं है भाई। ऑक्सीडेशन स्टेट में तो अपन को पता है, स्टेबिलिटी की बात करते हैं सीधा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन +4 will be more stable than silicon +4 will be more stable than Pb +4, but Pb +2 will be more stable than 10 +2 will be more stable than it will be Ge +2 will be more stable than right now silicon +2 and carbon +2. रीजन इज इसमें सिर्फ इसमें Pb +2 में इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट हमेशा सिर्फ लास्ट एलिमेंट में बताना है। मतलब अगर हमसे कोई पूछेगा कि इसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है तो इसका +2 और +4 है तो कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा, तो +4 ही बताऊंगा, लेकिन इसके लिए +2 बताऊंगा। भाई इनर्ट पेयर इफेक्ट लास्ट एलिमेंट में होता है, सारे एलिमेंट्स में इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं होता। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी से दैट क्योंकि ये +4 कम स्टेबल है तो उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। दैट्स व्हाई वी से दैट इसमें PbO2 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसका इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी बहुत ज्यादा होगा, इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बट PbO, ये सारे पार्ट मैंने आपको बता रखे हैं जब इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ाया था। PbO इज नॉट अ रिड्यूसिंग एजेंट, वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, बट ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है बिकॉज उसका +2 स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। बट ये बात अपन इसको बोल सकते हैं। बट अगर मुझे SnO2 गिवन है तो इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड SnO इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, इसको बोल सकता हूं क्योंकि इसमें थोड़ी इनर्ट पेयर इफेक्ट है, तो ये हो सकता है रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन वो नहीं हो सकता रिड्यूसिंग एजेंट क्योंकि उसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट है। अब अपन लिख सकते हैं द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स। एक और लिख लेते हैं अपन रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। और रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स ऑब्वियस सी बात है, अगर अपन चेक करेंगे तो टॉप टू बॉटम
आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होता है सभी ग्रुप में, तो रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स हमेशा बढ़ता है, ठीक है ना। सो रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप except Pb due to formation of oxide layer it becomes passive. Due to formation of oxide layer, ऑक्साइड बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं उसके, ऑक्साइड लेयर इट बिकम्स पैसिव. सो टॉप टू बॉटम बढ़ेगा तो, लेकिन टिन तक बढ़ेगा. ये ऑक्साइड लेयर इसका बहुत ज्यादा स्टेबल होता है पीबी का, इसलिए उसका रिएक्टिविटी ज्यादा नहीं होता है. इट्स बिकम्स पैसिव, जैसे अपन ने एल्यूमिनियम में कहा कि उसके सरफेस पे वो राइट ऑक्साइड बना लेगा, स्टेबल ऑक्साइड बना लेगा ऑन द सरफेस. अब एक छोटा सा पार्ट और लिख लेते हैं अपन, दैट इज एक छोटा सा पार्ट कहेंगे अपन हाइड्रोलाइसिस की बात. ऑफ टेट्राहेलाइड्स, सभी ऑलमोस्ट 4 बॉन्ड बना सकते हैं टेट्राहेलाइड्स. CCl4 do not react with water. ये हाइड्रोलाइज्ड है. Do not react with water due to the absence of d orbital. Due to absence of d orbital. जबकि SiCl4, other tetrahalides all hydrolyzed. All other tetrahalides will hydrolyze. एक्चुअली जैसे SiCl4 है तो अपन को पता है यहाँ 4 Cl थे. जब ये हाइड्रोलाइज होगा तो वाटर से रिएक्ट करेगा. तो एक्चुअली जब ये हाइड्रोलाइज होते हैं तो इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है. सिलिकॉन हैज एम्प्टी डी ऑर्बिटल. एम्प्टी डी ऑर्बिटल जहां पर ये इस लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है. लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन इज एक्सेप्टेड. तो पहले ये लोन पेयर ले लेगा. जब इसके 4 बॉन्ड बनेंगे तो ये Cl को हटाएगा. मतलब ये पहले ऐसे बनेगा सिलिकॉन, ये लोन पेयर ले लेगा. ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज जैसे हाइड्रोनियम आयन बनता है. उसके बाद ये लीव करता है और एक प्रोटॉन, तो अपन लिखेंगे -HCl, इसका एक हाइड्रोजन और एक को लीव करेगा. तो यहां पर एक Cl, एक Cl, एक और Cl और एक OH बन गया. ऐसे फिर वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो चारों Cl लीव करेंगे, बट पहले उसको डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे. कार्बन के पास डी ऑर्बिटल नहीं थे इसलिए वो हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता. कार्बन के पास डी ऑर्बिटल है ही नहीं तो वो इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, इसलिए उसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा. अब अपन कहेंगे मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ कार्बन. सो मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन एटम इज 4. कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड बना ही नहीं सकता. मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 4, क्योंकि वो 4 से ज्यादा बॉन्ड बना ही नहीं सकता. बट अदर शोज, ऑल अदर्स कैन शो अप टू 6. वो 6 तक बना सकते हैं. जैसे इसने एक 5 बना लिया ना इधर, ऐसे वो 6 बना सकते हैं क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, तो वो 6 तक बना सकते हैं. तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं अपन, जैसे SiF6 बना लूंगा मैं 2 नेगेटिव, GeF6 बना दूंगा मैं 2 नेगेटिव. ऐसे अलग अलग करके मैं राइट ना उनके अलग अलग 6, GeCl6 भी बनता है, दैट इज ऑल्सो 2 नेगेटिव बना लूंगा. SiOH होल 6 बना सकता हूं मैं, उसमें भी 2 नेगेटिव आएगा, क्योंकि इन सब पे ऑक्सीडेशन स्टेट तो +4 ही रहेगा ना. +4 से ज्यादा हो ही नहीं सकता ऑक्सीडेशन स्टेट. तो ये सब अपने
जो वैलेंसी या कोवैलेंसी जो है वो 6 तक लेके जा सकते हैं विथ sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन कार्बन कभी भी sp3 से ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं थे, इसलिए वो वाटर को नहीं ले पाया, इसलिए उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता, लेकिन बाकी सबका हाइड्रोलिसिस होता है, इसलिए उनकी कोवैलेंसी भी बढ़ सकती है। सो दे एग्जिस्ट as sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp3d2 लिखा है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये अपन को पता है। दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज। कोवैलेंसी, थोड़ा सा हाइड्रोलिसिस डिस्कस किया मैंने, हाइब्रिडाइजेशन। नाउ वी कैन डिस्कस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट्स। तो केमिकल प्रॉपर्टीज को अपन नेक्स्ट टाइम पढ़ सकते हैं, फिर एक बार केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो कंटिन्यूएशन में अपन पढ़ते रहेंगे। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स, उनके प्रॉपर्टीज, हाइड्राइड्स, हैलाइड्स, वो सब अपन एक्सेप्ट। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आज इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है? लिखना है। तो कल का क्लास तुम लोग बता रहे हो एग्जाम है तुम्हारा, कितने लोग एग्जाम दे रहे हैं क्लास में? सर कितने लोग एग्जाम देने वाले? 1 2 3? एक ही एक दो ही है अब तक, बहुत है शायद। चलो ठीक है, फिर क्लास अपन देख लेंगे। बट AC2 का क्लास होगा, AC2 का क्लास मैं आपको भेजता हूँ अभी थोड़ी देर में। है कब होगा? हाँ, मॉर्निंग ही रखेंगे वैसे तो, है ना? हाँ, इसलिए मॉर्निंग रखेंगे क्योंकि वो एग्जाम दे रहे होंगे, तो फिर अपन इवनिंग में तो नहीं रख सकते। जल्दी बताओ, डाउट क्या है? कोई डाउट पूछ रहा है अपन से? बोलो। बोलो। (114) एंड फ्लोरीन का रिएक्शन के 114 114 एंड फ्लोरीन का रिएक्शन के बाद फॉर्मूला बताना है प्रोडक्ट का, लास्ट पॉइंट। अच्छा लिखो ना, तो राइटिंग लास्ट पॉइंट तो लिख लो। तो उसमें आप कोई बात नहीं, 114 जो है वो देख लो किस ग्रुप में प्रेजेंट है भाई। अहवा प्रिंसिपल्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो और बता दो। फोर्थ ग्रुप में प्रेजेंट है, फोर्थ ग्रुप मतलब 1 2 3 टाइटेनियम वाले ग्रुप में TiCl4 है। फिर 14th ग्रुप बोलते हैं, 14th ग्रुप मतलब हो गया कि भाई कार्बन वाले ग्रुप में प्रेजेंट है। हाँ, तो 4 लिखो ना उसको। फ्लोरीन के साथ अगर उसका, जैसे अभी बताया ना अपन ने, तो उसका तो एक्सपेंडेड ऑक्टेट हो सकता है ना। हाँ, इनेट पर इफेक्ट होगा तब भी ना। अभी अपन ने लेड के लिए लिखा ना, लेड के लिए लिखा ना, तो अपन उसका 4 तक ले जा सकते हैं। 4 तक लिखो, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। बिल्कुल लिखो। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से 2 नहीं आएगा। नहीं, लेकिन इनर्ट पेयर इफेक्ट में वो तो खुद ही f ऑर्बिटल का कंपाउंड है ना, तो उसका साइज बहुत बड़ा होगा, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से 2 नहीं हो पाएगा उसमें, क्योंकि अपन तो ये बोल रहे हैं कि अगर 114 है तो इट इज अ f ब्लॉक एलिमेंट। f ब्लॉक एलिमेंट होगा तो इट विल बी 114 हो गया ना। तो f ऑर्बिटल्स होंगे, इनर f ऑर्बिटल होंगे, इनर f ऑर्बिटल होंगे तो, बट इनर्ट पेयर इफेक्ट तो उसमें अपन नहीं बताएंगे ना भाई, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड करेगा, तो अपन तो ऑक्सीडेशन स्टेट से ही बताएंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट से ही बताएंगे कि कितना बनेगा, मैक्सिमम कितने बनेंगे। उसमें ये नहीं कहेंगे अपन की इनर्ट पेयर इफेक्ट है, तो वो तो 6s2 इलेक्ट्रॉन की वजह से इनर्ट पेयर इफेक्ट है। तो उसने बताया कि मतलब आप कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके हिसाब से बताएंगे। कल क्लास का मैं पहले रमेश जी से डिस्कस करूंगा, फिर बताऊंगा कि कैंसिल है कि नहीं, लेकिन मॉर्निंग में मैं अभी बताऊंगा AC2 वालों का क्लास है कि नहीं। चलो, थैंक यू।